सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे यार आप सब। उम्मीद है कि सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। दिवाली के बाद लौटे हैं तो देखो, पटाखे वाली, मिठाई वाली, ये सारी दिवाली अपन ने बना ली है। अब एग्जाम की तैयारी वाली दिवाली बनानी है। और क्योंकि अभी ये सीए का ब्रिज कोर्स है, यानी सीए बनने की दिवाली बनानी बाकी रह गई है ना। तो भैया जी फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर रही है, तो बस इसीलिए आज निक्कू भैया हैं, क्या खास लाए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 है। वैसे सब्जेक्टिव के हिसाब से लेक्चर नंबर 2 है, पहला अपना ओवरव्यू था, है ना। तो अकाउंटिंग प्रोसेस इसको अपन करेंगे। इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स। और सारे चैप्टर्स मोस्टली 11th क्लास से रिलेटेड है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने किया था, कुछ मैसेजेस हैं जो आप लोगों ने कर लिए थे। वेरी गुड। आप लोगों के मैसेज मिल जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ भैया जी चलो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कोई ना कोई लोग देख रहे हैं, है ना। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। रिया जी थैंक यू। अभिलाषा जी ने आंसर लिखा है। तन्वी जी हैशटैग कॉमेंट्स। याशिका हैप्पी दिवाली। अंजलि कॉलेज, ये तो फिर इन सब सवालों के आंसर्स यहाँ अभी नहीं मिलेंगे। शिवांगी जी ओके। और शिवांगी जी आपको आंसर भी देने हैं। नफीसा जी ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड नफीसा जी। अब चेक कर लेंगे कि सही है कि गलत है ना। ठीक है। फिर सृष्टि हैं, सौम्या जी ने आंसर दे दिया है, ओके। गजल, ये सारे सवाल यहां पर नहीं होंगे आंसर्स के लिए, ग्रेट। ठीक है। तो गजल, तो काफी लोगों ने आंसर्स दिए थे यार। विनीत, वैष्णवी, अच्छा अलग पांडे सर के नाम से भी किसी ने अकाउंट बना के आंसर दिया है, ओके। जेठालाल क्या बात है, अलग अलग नाम। अमोलिका, आशीष, प्रिया, वेदांत, वेदांत, इन्होंने तो काफी सारी चीजों के ऊपर कुछ कुछ लिखा है। वेरी गुड यार, आपने तो काफी सारी चीजों के आंसर्स दे दिए हैं, ग्रेट। देन उसके बाद मनन चौधरी हैशटैग कॉमियंस, देवम, देवम, सौरभ, मुकुंद, पलक, देवम, अच्छा एक एक करके आंसर दिए होंगे। शिवांश, प्रिया, रिया, प्रिया रिया दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने आंसर्स दिया यार, अच्छा लगता है। और होप्स हो कि अभी अपन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने सही किया गलत किया, है ना। अनीक, आरव, अमरजोत, एक एक करके, अच्छा इन्होंने एक एक करके आंसर दिया इसलिए बार बार नाम आ रहा है। कोमल हैशटैग कमेंट्स आरम 2, ओके कोमल जी, आई होप कि आपने ये आंसर्स दिए हों। गिरधारी, क्या बात है गिरधारी जी, आप भी आ गए हो। उम्मीद है कि आपने आंसर्स दिए होंगे। अमरजोत जी ठीक है। सुशांत, सीए वाला की टी शर्ट पहनकर क्लास टाइम पे रखो, आपको अच्छी फील आएगी। यार एक्चुअली क्या है, अभी मैं सीए में पढ़ाता नहीं हूँ ना, इस वजह से वो टी शर्ट नहीं है। होप सो अगर कभी मौका मिलेगा तो फिर ऑफकोर्स टी शर्ट मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ 11th-12th पढ़ाता हूँ, तो ये ब्रिज कोर्स का मौका मिला है, इसलिए वो वाली टी शर्ट अभी मैंने नहीं पहनी हुई है ना। जब मैं सी वाली टीम में अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, तो जरूर ज्वाइन करेंगे, तब हो सकता है कि टी शर्ट मिल जाए, है ना। सुशांत, मेरा मानना है कि जब तक चीज़ें नहीं मिलती तब तक टी शर्ट पहनकर सही नहीं रहता, है ना। जब आप ऑथराइज्ड पर्सन हो जाते हैं ना, ऑथराइज्ड पर्सन की तरह जब आप पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो बस उसका वेट है, लेट्स सी, है ना। सत्यम, आस्था हो गया, हार्दिक, शयनदीप, अगर किसी का नाम छूट गया तो आई एम रियली सॉरी। शयनदीप जी ने एक एक करके आंसर दिए हैं। आरव जी ओके। दीप्ति जी ठीक है, दीप्ति जी ने आंसर भी दे दिए हैं, ओके ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया यार, अगर किसी का नाम बीच में मिस हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी। आशीष जी ने भी आंसर्स दे दिए हैं, ऐसे कमेंट्स, क्या बात है, समझ आ रहा है सर, ओके ग्रेट। समर्थ, समर्थ जी ने भी आंसर दिया। कोशिश कीजिएगा ना कि एक ही बार में सारे आंसर दे दोगे ना। जिशान आलम जी ने भी आंसर दे दिया है, तो इससे क्या होगा ना कि बार बार, जैसे बहुत सारे नाम बार बार आ रहे हैं क्योंकि आपने एक एक करके आंसर दिए होंगे, है ना। हो सकता है आपने रेगुलर लाइव लेक्चर, चलो ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप आंसर दो, आंसर देना जरूरी है। हो सकता है आप लाइव लेक्चर्स को, मतलब लेक्चर्स को देखते देखते आंसर दे रहे हो, इसलिए भी शायद ये अलग अलग टाइप पे आ रहे हैं। अंतरा, क्या बात है यार, बहुत सारे लोग जाने पहचाने वाले दिख रहे हैं, तो वेरी गुड। बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। ध्रुव, संजीव, चलो भैया। पल्लवी, संजीव, अखिल, दक्ष, पल्लवी, सौरभ, याशिका, उज्जवल, दक्ष, अखिल, सौरभ, दिव्यांशु, अखिल, दक्ष, ठीक है। ये बार बार अलग नाम है इसलिए ऐसा आ रहा है। प्रेम, चंद्रा, ध्रुव, और दीप्ति जी ने कहा नाइस सॉन्ग, अरे सो स्वीट। खुशी, वेदांत,
ठीक है, और अखिल और उड़ानिया। देखिए कुछ लोगों के सवाल हैं कि भैया मैं 11th में हूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं। प्लीज आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, टोटल 3 लेक्चर्स डल चुके हैं। पहला एक ओवरव्यू का डल चुका है, दूसरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डल चुका है, और तीसरा आज अपन ये डाल रहे हैं ना अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसमें मैंने बताया हुआ है, आप 11वीं में है 12वीं में, आप ये जरूर लेक्चर देख सकते हो। इससे आपकी सीए की कंफर्म्ड तैयारी नहीं हो रही है, सीए के बारे में इस लेक्चर्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि वहां कैसे क्वेश्चंस होते हैं और आप उसको टैकल कर सकते हो। बेसिकली ये लेक्चर्स जो हैं ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हैं, आपको ये बताने के लिए है कि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका आराम से सीए होगा, नहीं पढ़ा है तो भी होगा लेकिन पढ़ने के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं ही पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीजों के नॉलेज लोगे और सीए फाउंडेशन का एग्जाम आने से पहले अच्छे से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो अगर आप 11वीं क्लास में हो तो सीए का जो सिलेबस है, खासकर मैं अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं, उसमें 11th और 12th ये दोनों को जोड़कर पोर्शन है। 11th का ज्यादा पोर्शन है, तो अगर आप क्लास 11th में हो और आपने कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और वो सीए में भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उस चैप्टर का लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि सेम ही पॉइंट है ना। बस थोड़ा बहुत लेवल हाई हो सकता है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वही के वही हैं, बस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट थोड़े एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है जी, 11th क्लास का हो गया, 12th क्लास का हो गया। अब शुरू करते हैं अपन, है ना। बाकी मैंने मैसेज भी देख लिए, तो सो स्वीट ऑफ यू यार, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम कर चुके थे, अब हमें अकाउंटिंग प्रोसेस करना है, मगर उससे पहले कुछ होमवर्क दिए थे जिसके लिए मैंने नाम लिए सबके, है ना। कई लोगों को लगता है भैया टाइम वेस्ट है, पर कई लोग जो लोग आंसर्स देते हैं आप उनकी भावनाओं से पूछिए, उनको जरूर अच्छा लगता होगा जब उनके नाम लिए जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कोई कर रहा है ये भी बताना जरूरी होता है। जिनको ये लग रहा है ये टाइम वेस्टिंग है, 100% में मोस्टली वही बच्चे होते हैं जो आंसर्स देने से शर्माते हैं, जो घबराते हैं। तो फिर यार इस नेगेटिविटी से हमें आगे बढ़ना है, वरना फिर वक्त आपको सिखाई देगा। चलिए, है ना। तो पहले आप आंसर्स तो दो, उसके बाद टाइम वेस्ट और इन सब की चीजों की बातें कर सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सारे होमवर्क के सवाल थे, है ना। तो भैया इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉट बोला गया है। तो अगर आप देखोगे तो ब्रॉट अ मशीन ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, भैया बिजनेस के लिए ही है। पे टुवर्ड्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कहां के होते हैं भैया, बिजनेस में ही होते हैं, तो आप उसी को पे कर रहे हो, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो वैसे भी हम समझ गए कि थर्ड इज द आंसर, बट इसमें एक और पॉइंट है। देखिए उन्होंने सन की फीस पे की है पर्सनल बैंक अकाउंट से, पर्सनल बैंक अकाउंट मतलब उनका जो खुद का अकाउंट है वहां से उन्होंने इसको फीस को पे किया है, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लो भैया ये पर्सनल बैंक अकाउंट की जगह पर्सनल यूज लिखा होता तो फिर अपन क्या करते। तो पर्सनल यूज यानी कि अपन नॉर्मली ये मानते हैं कि भैया बेटे के पैसे उन्होंने फी पे किया है, पर्सनल है ये ट्रांजैक्शन उनका, है ना। अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन है लेकिन ऑफिस के अकाउंट से पैसे जाते तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता, क्योंकि फिर हम इसे ड्राइंग्स मानते। पर इसे आप ड्राइंग्स नहीं कहोगे, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पर्सनल काम के लिए पैसे निकाल के लेकर जाना। अगर आपके घर में आपने खुद का कोई सेविंग अकाउंट खोल रखा है और वहां से आप अपने बेटे के फीस पे कर रहे हो तो उसको बिजनेस से क्या लेना देना, है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपने यही टिक किया होगा, सिंपल है ये वैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच, आप कब रियलाइज करते हो, तो हमको पता है कि भैया एक्रूअल प्रिंसिपल अपने यहां फॉलो होता है ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अपने अंदर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, पैसे मिले या ना मिले, अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया है तो आप उसे रिकॉर्ड करने के लिए एलिजिबल हो। तो यानी कि भैया कैश कलेक्ट हो या पे, मतलब पेमेंट के समय पे करना हो या कलेक्ट करना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, यानी कि सेल इज मेड। अगर सेल हो गई है तो आप बिल्कुल इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हो, रिकॉग्नाइज कर लो रेवेन्यू में, ठीक है। सो द आंसर इज बी। फिर उसके बाद इफ रिपेयर कॉस्ट, अच्छा इस पे किसी का कमेंट मैंने देखा नहीं, अगर किसी ने किया होगा तो आई डोंट नो। यहां पर ना मुझे लगता है कि ये शायद ये रॉन्ग है ना, यहां पर ये ना 44 नहीं या 49,000 होना चाहिए था, ठीक है जी। मुझे पता नहीं है किसी ने ये बात लिखी है कि नहीं, अगर मुझसे मिस हो गया हो तो आई डोंट नो, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए इन्होंने क्या बोला, इफ रिपेयर कॉस्ट इज ₹25,000, कॉमा लगा हुआ है, यानी ये बात खत्म हो गई। फिर व्हाइट वॉश एक्सपेंस आर ₹5,000, तो देखिएगा अगर आप रिपेयर कॉस्ट और व्हाइट वॉश एक्सपेंस, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 प्लस 5,000, ठीक है जी। ये दोनों ही उन्होंने क्या बोले हैं, बोथ दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग, यानी एक प्रेजेंटली में आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो, तो वो रेडी टू यूज पुट टू यूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्डिंग तो आप खरीद चुके हो, अब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो और फिर आपने ये खर्चा किया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही खर्चे हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। ये दोनों ही खर्चे हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि सिंपल सा पॉइंट है ये एक्सपेंस के अंदर काउंट होंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन की बात की गई, बढ़ाने की बात की गई ऑफ अ बिल्डिंग 2,50,000, ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंस नहीं कहलाता, ये एसेट हो गया हमारे लिए एक तरीके से, है ना। बिल्डिंग की कॉस्ट में ये ऐड होगा, ओके। बट अब उसके बाद कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट का मतलब एनहेंसमेंट नहीं होता, है ना। इंप्रूवमेंट मतलब आप उसको चलाए रखने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने 30,000 चूज कर लिया होगा, शायद इसलिए भी ये डाउट नहीं आया कि भैया अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि मान लीजिए आपने पूरा ही जैसे यहां ना
वायरिंग वायरिंग लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है ना, मुझे लगा कि यार इसमें यार वो तो है ही नहीं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, मान लीजिए कि इसमें इन्वर्टर के ऊपर चलाने वाला सिस्टम नहीं है, तो मैं वायरिंग को चेंज कर रहा हूं, चेंज की वजह से जो खर्चा आ रहा है तो वो एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूं, है ना, तो ये चेंजेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ ऑफ एसेट बढ़ाने वाले हैं, तो ये तो आप नॉर्मल खर्चे कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि 19,000 रुपए भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इसका टोटल आंसर हो जाएगा 49,000, जो कि आई गेस क्योंकि ये बुक से ही उठाया हुआ सवाल था, है ना, आपका जो स्टडी मैट है, तो मुझे लगता है कि यहां पर इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ये एक्चुअली में 44 नहीं, ये 49,000 होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है ना, ठीक है, तो या तो ये गलती से मिसप्रिंटेड हो गया, ये 49 ही होगा, 44 लिखा हुआ है, ओके, बट मैंने बुक में भी चेक किया तो वहां पे भी 44 ही लिखा हुआ है, तो दैट मींस कि ये मिसप्रिंटेड है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी 49,000, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये वायरिंग का है, और ये आपका जो बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो उसमें किया गया खर्चा, और ये उसकी वैल्यू को नहीं बढ़ा रहा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एक तरीके के ये एक्सपेंस हो गए, और आपसे यही मांगा गया है। अगर भैया इसी सवाल में वो मांग लेता कि एसेट कितने से बढ़ेगा, तो फिर आपका आंसर होता 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी, तो फिर आपका आंसर होता 2.5 लाख रुपए। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, तो देखो ये 299 भी लिखा है, तो 49 ही यहां होना चाहिए था, ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी इज, कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या किया था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको नहीं दिखाया था, तो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कंटीजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया था, इसको नोट्स अकाउंट्स में एक फुटनोट की तरह दिखा देते हैं कि भैया ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकती है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना, सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में, अगर भैया आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में इनएप्रोप्रिएट डिसीजन ले लिया तो इससे क्या असर पड़ेगा, तो देखो यहां पर आपको ऑप्शन से आंसर पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंपैक्ट पड़ सकते हैं ना, अगर आप इनएप्रोप्रिएट लेते हो तो पीएनएल पे पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, बहुत सारे अंतर पड़ सकते हैं, तो आपको ऑप्शन से इसका आंसर चेक करना है, ठीक है, तो ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, बिल्कुल सही है, ओवरस्टेट हो सकता है, फिर कह रहे हैं अंडरस्टेट और ओवरस्टेट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि भैया ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, देखो ओवर भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंडर भी तो हो सकता है, तो पहले वाले ऑप्शन ने दोनों ऑप्शन को चूज नहीं किया, तो सबसे ज्यादा सही आंसर अभी तक ये लग रहा है, थर्ड ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, तो देखो यहां पर ओवरस्टेट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यहां ओवरस्टेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये आधे आधे सच है, थोड़े थोड़े सच है, कंप्लीट ट्रुथ ये बता रहा है, तो यानी कि ये हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे एमसीक्यू में जब भी आप जाएंगे तो जो आपको सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है वही आपको लिखना है, ठीक है जी, जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है वही आपको लिखना है, ठीक है जी, समझ गए सरकार, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रुपीज 10 लाख, भैया जी बुक वैल्यू जो मशीनरी की थी वो 10 लाख रुपए थी 31 मार्च 2022 को, अगर मैं आज जाके इसको मार्केट में बेचूं तो भैया मुझे ये 11 लाख में मिल जाएगी, मैंने ये देखा, फिर मैंने क्या किया भैया, ऑन 31 मार्च 2022 इफ अगर कंपनी अपनी मशीनरी की कीमत को 11 लाख ही कर दे तो क्या होगा, तो भैया ये जो 11 लाख है ये क्या है, मार्केट में अगर आप अपनी मशीनरी को बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है, दैट इज रियलाइज्ड मनी, है ना, जो रियलाइज होके मिलेगा, दैट मींस कि अगर कंपनी 11 लाख कोई अपनी वैल्यू रख देती है तो ये आपका रियलाइज्ड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही होगी, ठीक है जी, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड, तो रियलाइज्ड प्रिंसिपल विल बी फॉलोड। अगर भैया हम 10 लाख का 10 लाख पे ही रहने देते तो फिर क्या होता, तो अब यहां पे देखो ये नहीं पता कि इसमें डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, अगर लगा के कर रहे होते तो एक तरीके से ये हमारे लिए बुक वैल्यू होती है ना, और अगर ये सबसे पहली खरीदी हुई कॉस्ट है, मतलब जब हमने खरीदा था तब का ही है, तो फिर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर आ जाती। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इट इज असेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू, ये जरूरी है भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसी, किस लिए, टू एंश्योर क्या, हमने कई सारे नए वर्ड्स पढ़े थे जिसमें से कुछ थे ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी, तो ये दोनों ही सही पॉइंट्स हैं, लेकिन बेटर आंसर कौन सा है, बोथ दी अबव, तो हमें कौन सा चूज करना होगा, बोथ दी अबव, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है ट्रांसपेरेंसी के लिए भी और कंसिस्टेंसी के लिए भी, लेकिन ये अलग अलग ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन दोनों की बात कर रहा है, इसलिए अपन सी को चूज करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो ये हमारे सारे होमवर्क थे, आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको सही से किया होगा, है ना, और किया होगा तो आप कमेंट में मुझे बता ही दोगे कि 7 आउट ऑफ 7 में आपके कितने सही हैं, ठीक है जी। चले फिर अब देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है, आ जाओ भाई, आज जाओ भाई, आज जाओ, तो आज की क्लास में क्या होगा भैया, तो आज की क्लास का जो सिलेबस है उसमें हमें अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है,
इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपने 11th में पढ़ी होंगी, जो सीएलए में आती भी हैं, कुछ नहीं भी आती हैं। अपन एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देख के भी उसको समझेंगे। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स को मैंने आपको बता रखा है पहले लेक्चर में, अगर आप नए जुड़े हो तो प्लीज पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर देखिए, उसके बाद तीसरा लेक्चर देखिए तो आपके लिए ज्यादा सही होगा। लेक्चर देख के आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स है, यानी कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करने वाला कोर्स है एक तरीके का, है ना। बट क्या है कि अगर मान लीजिए अब इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो पहले मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आया था, लेकिन फिर वही पॉइंट है कि क्लास लंबी हो जाती है और इसका नाम है ब्रिज कोर्स, है ना, अपन कोई प्रॉपर कोर्स नहीं कर रहे, तो इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा कि इसके एमसीक्यूज के सवाल आप यहां पर जाएंगे, इनको कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आप वहां से खुद ही कर लेंगे, है ना। और एमसीक्यूज के जितने भी सवाल हैं आज अपन होमवर्क में रखेंगे, क्योंकि यहां से मोस्टली सब्जेक्टिव सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बाकी ट्रू फॉल्स में जरूर क्वेश्चन आते हैं, है ना, ठीक है जी। और क्योंकि इसके वाला क्वेश्चन जो होते हैं काफी लंबे होते हैं, तो ऑफकोर्स मैं आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, मतलब मैं आपका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं, सॉल्व तो हम करेंगे, मैं आपको पूछूंगा इसकी एंट्री क्या होती है, मैं बताऊंगा इसकी एंट्री क्यों हो रही है, लेकिन फिर हम उसको देख लेंगे, क्योंकि लिखने में जाता है बहुत ज्यादा टाइम। अब इतने सारे चैप्टर्स अगर आप करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 8-10 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए दिखाऊंगा, और फिर आपको सॉल्यूशन में उसको दिखा दूंगा, ये देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो हम इस तरीके से इतने सारे चैप्टर्स फॉलो करने वाले हैं, वरना आप में से बहुत सारे लोग भैया 11th में तो इन सभी चैप्टर्स में काफी टाइम लगाया है, तो कितने टाइम का लेक्चर होगा, तो लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे 2 घंटे के हिसाब से ही होना चाहिए, है ना, उसी के बीच में इसको रखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ना, पेन कॉपी लेकर बैठो यार, मजा तभी आएगा। पेन कॉपी लेकर बैठिए, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो यहां पर ये है तो यहां पर ये है, या इसमें ऐसे करते थे, तो आपको याद आते जाना चाहिए। अगर याद आते जा रहा है तो वेरी गुड, याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, तो उस टाइम पे फिर आपको फोकस रहकर आपको ध्यान से सुनना है और फिर याद करने की कोशिश करनी है। आफ्टर द लेक्चर एक बार जरूर आप अपनी पुरानी किताबों को देखिए, अगर आप कुछ भूल गए हैं तो, ठीक है, ओके। चलें फिर आगे, चलिए। तो भैया अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर हमें करना है, फिर हम लेजर देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, सब्सिडरी बुक देखेंगे। ये तीनों काफी सिंपल है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ध्यान रखिएगा, कैश बुक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से सवाल आता ही आता है ना, मोस्टली चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ये जर्नल एंट्री, बेसिकली हम ये समझे। तो भैया इसमें क्या होता था, तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लीजिए। सबसे पहले आप कभी भी जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिजनेस की तरफ से, तो आप जाओगे, कुछ भी ट्रांजैक्शन करोगे, यानी एक सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है जी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से फिर आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, फिर वहां से लेजर करते हो, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है। क्या बनता है कि जैसे ही आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, जैसे ही आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, आप इसको देखकर जर्नल एंट्री करोगे, फिर जर्नल जैसे ही होगा, जर्नल या सब्सिडरी बुक बोल दीजिए, है ना, सब्सिडरी बुक, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप इससे लेजर बनाते हैं, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है जी। तो आज के हमारे में कोर्सेज में ये है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है और कैश बुक भी है, तो कैश बुक और सब्सिडरी बुक इसी के अंदर आ जाता है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर गलती मिलती है तो आपको कैसे करना है ये बताया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस तक का कॉन्सेप्ट यहां पर है, ठीक है। कैश बुक इसी के अंदर आ जाएगा, है ना, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक तरीके से जर्नल का ही पार्ट है, वो ट्रायल बैलेंस से पहले भी हो सकता है, ट्रायल बैलेंस से बाद भी हो सकता है, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, तो आज अपन उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास टोटल काम है। तो देखिए सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, कितने के लिए किया, किससे किया, है ना। बिल एक बेसिकली एक समझ लीजिए एक बिल है ना। नाउ तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन रिकॉर्ड्स व्हिच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एक्ट एज अ एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो ये एक एविडेंस की तरह है कि भैया आपने क्या ट्रांजैक्शंस किए, उसके बारे में बताता है, किससे किए, कितने के किए। देन उसके बाद आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट को देखोगे, उसके हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है। एंट्रीज करने के लिए आपके पास परचेज डे बुक, कैश बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, अदर बुक्स होती हैं। अकाउंट्स वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, है ना। यानी कि आप पहले भैया एंट्रीज करते हो, एंट्रीज करने के बाद आप उसके लेजर अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, ओके भैया जी। फिर उसके बाद आप उन्हीं के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस भी बनाते हो, ठीक है। अब जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो इसमें आती है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आपको जब ये जर्नल एंट्री बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, और हम मानते हैं, है ना, जहां तक किताबों में भी लिखा हुआ है, लुका पिशोली जी थे,
जो कि एक मैथमेटिशियन थे, फिर बाद में उन्होंने अकाउंट्स की भी संरचना की, और वो सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि डबल बुक कीपिंग सिस्टम उन्होंने लाया था, यानी डबल एंट्री सिस्टम को हमें उन्होंने समझाया था, है ना। अब जब हम ये डबल एंट्री को समझते जाते हैं तो इसमें जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स आते हैं, इसमें बहुत सारे नेचर ऑफ अकाउंट्स आते हैं, तो उसमें से कुछ है एक एक करके हम देखेंगे। तो अकाउंट्स ना दो भागों में बांटे गए हैं, एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो आपके नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये क्या क्या होते हैं भैया, इसमें क्या क्या है, अगर आप भूल गए तो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, अभी बस एक तरीके का ओवरव्यू ले रहे हैं अपन, है ना। फिर इसके बाद आता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आते हैं, ठीक है जी। तो ये अकाउंट्स में हमने इसको पहले बाइफरिकेट किया और इसके हिसाब से कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं, और थोड़े से ट्रांजेक्शन भी करेंगे, थोड़ी सी जर्नल एंट्री भी करेंगे, विद जीएसटी करेंगे भैया जी, ताकि आपको जीएसटी भी रिवाइज हो जाए। क्योंकि इस बार का जो जून का 2024 का है, क्योंकि अभी सितंबर वाला तो अभी भी गया है, तो जून 2024 में जो पेपर आया है उसमें जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज भी आई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब आपने जर्नल को शुरू किया तो उसके लिए आपको जर्नल के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना था। आखिर हम किसी सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर एंट्रीज करेंगे कैसे। तो भैया जी लुका पिछोली जी के दिमाग में आया होगा कि भाई डबल एंट्री सिस्टम से फॉलो कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन अगर है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है भैया जी, कौनो ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो फिर इसके इंपैक्ट होंगे दो साइड्स पर, एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर, और ये दोनों ही ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज एन टू साइड्स, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और ये दोनों ही साइड्स अल्टीमेटली बाद में जाके बराबर आ जाएंगे। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अगर दो साइड्स हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसके कुछ रूल्स भी होंगे। तो भैया कब हमें किसी चीज को डेबिट करना है, कब हमें किसी चीज को क्रेडिट करना है, इससे रिलेटेड हमें फिर रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है जी। इस रूल्स में क्या है अभी एक एक करके सब क्लियर करेंगे, मैं पहले आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं। अब भैया जो ट्रांजेक्शन होता है ना, इसको दो तरीकों से रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये आपके सीए के हिसाब से, अदरवाइज आपको पता है कि हम ट्रांजैक्शन जो है जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड्स करते हैं। इसमें एक चैप्टर पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहां पर जो सीए की बुक्स है उसमें आपको ऐसे बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है भैया, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बहुत बेसिक सी बात कहती है कि भैया जी जो भी एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं इनका टोटल हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अब कैपिटल को कई लोग ओनर्स इक्विटी बोल देते हैं, है ना। ओनर्स इक्विटी मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जिन जो भी कंपनी के मालिक हैं या बिजनेस के मालिक हैं जो भी हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उनकी कैपिटल है ना, ओनर्स इक्विटी बोल दीजिए। शेयर होल्डर्स फंड में जब कई बार अपन लिखते हैं, हालांकि 11th क्लास में ये वर्ड्स यूज नहीं किए जाते, 12th में आते हैं। तो ये है, तो भैया ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट जो है वो इन पर पड़ने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को एसेट्स लायबिलिटीज याद नहीं होंगी तो ये बहुत बेसिक है, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स है। तो 11th में आप वन शॉट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप वहां से देखेंगे, आपको पता चलेगा एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है अब हम वो पूरा बेसिक तो ब्रिज कोर्स में कवर नहीं कराएंगे, वो तो फिर बैच में ही होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, अब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कह लीजिए, ये होता है। अच्छा भैया, अगर इसका मैं मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला बदल दूं तो इसको शॉर्ट में जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ए इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कोई मुझसे कहे भैया लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे फॉलो कर सकता हूं ना, लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। मैं सी को इधर ले आऊंगा, सिंपल सा पॉइंट है मैथमेटिक्स में, है ना। अगर कैपिटल निकालने की बात की जाए तो ये कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है जी। तो ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन होते थे, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो इस पे इंपैक्ट डालता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस केस में अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपके, अगर आपने कैश में किया तो कैश से माइनस होंगे, लेकिन जो भी एक्सपेंस होगा वो माइनस होगा आपके कैपिटल से। जो भी आपकी इनकम होगी वो आपके प्लस होंगे कैपिटल में, है ना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में एक डिफरेंस ऑफ पॉइंट था जिसको हमको याद रखना है। तो इनकम को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अगर मुझे पैसा मिला तो कैश बढ़ा होगा और मेरी कैपिटल भी बड़ी होगी। अगर मान लीजिए मैंने कोई खर्चा किया है तो जाहिर सी बात है मेरे पास से पैसा गया होगा और फिर मेरी कैपिटल भी रिड्यूस हुई होगी। अगर भैया कैश में लेन देन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है अगर मुझे पैसा मिलना था नहीं मिला तो मेरे पास एक्रूड इनकम करके एक आइटम आता है, वो मेरे लिए एसेट बन जाता है, और इनकम हुआ है तो कैपिटल में तो ऐड होगा ही होगा। ऐसे ही अगर कोई खर्चा था मैंने पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग यानी मेरी लायबिलिटी तो इंक्रीज हुई, और क्योंकि मैंने पे नहीं किया पर आगे चल के पे करना है तो मेरे कैपिटल से भी ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है अपने को, ठीक है भैया जी। फिर आती है बारी ट्रेडिशनल अप्रोच की। देखा जाए ना तो जो आप
जर्नल एंट्रीज करते थे तो 11th में भी हमने पढ़ाया था आपको, दो प्रकार से दो अप्रोचेस फॉलो होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो होती है, एक मॉडर्न अप्रोच फॉलो होती है। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की ओर चलते हैं। तो जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की ओर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं। वो क्लासिफिकेशन क्या है जो अपन ने अभी अभी पढ़ा। एक होता है भैया पर्सनल, यानी कि आपको अकाउंट्स को, पर्सनल नेचर के अकाउंट्स को अलग करना है। तो पहला है पर्सनल, ठीक है जी। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट होता है इसके अंदर भैया जी तीन बातें आती हैं। अब देखो मैं यही आपको बता रहा हूं, आप में से जितने भी लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे ही मैंने पर्सनल अकाउंट निकाला लिखा वैसे ही आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए, भैया जी पर्सनल अकाउंट आप जो लिख रहे हो ना इसके अंदर भैया जी तीन चीजें होती थी। पहली नेचुरल पर्सन। अब ये नेचुरल पर्सन क्या होता है भैया? जैसे कि आप और मैं जो सांस ले सकते हैं, जो जिंदा है एक तरीके से, ए नेचुरल पर्सन, ठीक है जी। बी आर्टिफिशियल पर्सन। भैया ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? ये कौन होते हैं? जो आपकी मेरी तरह सांस नहीं ले रहे हैं ना, जैसे कि आपके बैंक्स हैं, कोई भी मैंने कह दिया XYZ कंपनी है, तो XYZ जो है वो कोई सांस लेने वाली कंपनी थोड़ी है ना, वो कोई जीवित नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ है ना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमने एक इंडिविजुअल बना दिया है। तो ऐसे लोगों को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आपने सेबी बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट समझ लो आप, है ना, कोई भी ऐसी संस्था जो है जो कि जीवित नहीं है, एक नाम है, मतलब अब आप बिल्डिंग तो कुछ ना कुछ तो नाम रखते हो, तो दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका कुछ नाम रख रहे हो तो दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, एक तरीके से जो सांस नहीं ले पा रहा। अगर भैया किसी इंडिविजुअल के नाम पे रखा है, जैसे निखिल कंपनी, तो मैं तो निखिल हूं, ठीक है जी, तो मेरी कंपनी, कॉमियंस आप हो, है ना। हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव में चला जाएगा क्योंकि एक सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो यानी कि भैया मेरे पास एक तीसरी होती है जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हुआ? जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर का मतलब है आपके पास 10 डेटर होंगे जिनको आपने सामान उधार पे बेचा होगा, उन सबका टोटल। तो सन्ड्री डेटर क्या है? सारे डेटर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। है ये पर्सन, एक एक डेटर इंडिविजुअली पर्सन है, और क्योंकि मैंने एक अकाउंट ओपन करके इन सबको एड्रेस किया है तो दैट इज सन्ड्री डेटर, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या जैसे अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में कई इंप्लॉइज के नाम होंगे ना, लेकिन उनके नाम नहीं लिखते अपन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं कि भैया कितनी सैलरी मेरी आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो अकाउंट हुआ ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये पर्सनल अकाउंट थे तीन टाइप के। फिर उसके बाद आती है हमारी इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रियल अकाउंट। भैया ये कौन सा होता है? तो जो अपने एसेट्स अकाउंट होते हैं ना, एसेट्स में बैंक से रिलेटेड नहीं, क्योंकि बैंक आपका आर्टिफिशियल में चला जाएगा, लेकिन जैसे आपका कैश है, जैसे आपकी बिल्डिंग अकाउंट है, ठीक है जी, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो रियल के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है, जो भी लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट है, जो भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट है, जो भी गेन से रिलेटेड अकाउंट है, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये ना सारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जाते हो तो आपके पास एक तरीके से दो अकाउंट आते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसके अंदर पर्सनल के अंदर तीन आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल के अंदर दो आते हैं, रियल और नॉमिनल, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इन अकाउंट्स को ही अपन ने ये तो समझ लिया कि भैया अकाउंट्स है ये, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, बहुत लोगों को मैंने 11th में भी समझाया था, मैं आपको भी समझाता हूं कि भैया इनके ऊपर जो अप्लाई होते हैं ना रूल्स, इनके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं उन्हीं को आप गोल्डन रूल्स बोलते हैं। कई बच्चों की बात नहीं पता, वो लोग मॉडर्न अप्रोच के जो रूल्स होते हैं उसको गोल्डन रूल बोलते हैं। नहीं सर, आप प्लीज किताबों में देखिए, गोल्डन रूल पुराने जमाने में बोला जाता था भैया जी जो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। भैया इनके ऊपर कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं? तो देखिए जाहिर सी बात है, मुझे ये तो पता है कि जब मैं जर्नल कर रहा हूं तो दो साइड्स है ना, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। मैंने आपको बताया कि कौन सा चीज डेबिट होगा, कौन सा चीज क्रेडिट होगा, इसके लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है भैया? वो रूल्स क्या है? तो यहां पर दो अप्रोचेज आती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपके पास दो प्रकार से अकाउंट को बाइफरिकेट किया गया है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट पे रूल चलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि भैया जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ये इसका रूल है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अच्छी बात यह है कि पर्सनल अकाउंट में ये तीनों पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, इन तीनों पर ही ये रूल अप्लाई हो जाता है।
तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, उस पर क्या रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आपको दोनों के लिए अलग अलग है, रियल अकाउंट के लिए अलग है, नॉमिनल के लिए अलग है। तो रियल अकाउंट के लिए क्या होता है भैया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, भैया डेबिट उसको कर दो जो आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली, तो बिल्डिंग मेरे पास आ रही है, तो बिल्डिंग को डेबिट कर दो। अब परचेज किया, मैंने पैसा दिया, कैश मैंने दिया, तो कैश आपका रियल अकाउंट में आता है, कैश गया, तो भैया जी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश मेरा गया, तो कैश को क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब भैया उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। तो जैसा मैंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है भैया जी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि ना कई बार सवाल आ जाता है कि ये वाली चीज किस अकाउंट में आती है। जैसे मैंने आपसे बोला सैलरी अकाउंट, तो सैलरी एक खर्चा है, तो खर्चा यानी वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ऐसे ही मैंने बोल दिया सन्ड्री डेटर, वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव में। अगर सिंगल डेटर होगा तो फिर वो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, इसलिए इसके बारे में थ्योरी के हिसाब से जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या हो गया, तो मैंने आपको बताया कि इसमें सारे एक्सपेंसेस आते हैं एंड लॉसेस आते हैं। तो इन्होंने कहा भाई सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कर दो डेबिट। ठीक है जी, मैंने कहा ओके। फिर भैया इन्होंने कहा सारे इनकम एंड गेन्स को कर दो क्रेडिट। बस ये हो गया रूल। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से रूल हैं। तो ये जो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से चलोगे तो वहां पर दो प्रकार के अकाउंट हो गए। इनको जब आप किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, अगर वो दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में क्या है, अगर कुछ आ रहा है डेबिट कर दो, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, जो भी फायदा है, जो भी खर्चा है या जो भी नुकसान है, वो सारी चीजें कर दो डेबिट, जो भी फायदा है, जो भी कमाई है, उसको कर दो क्रेडिट। तो ये हमारे इस पर रूल्स होते हैं और इन्हीं को हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। प्लीज इन बातों को ध्यान रखिएगा, मैं कई बार बताता हूं, फिर भी बच्चे कहते हैं भैया हमारे यहां तो ऐसा बोला गया है, वैसा बोला गया है। हालांकि ऐसा कोई सवाल आता नहीं है कि व्हाट आर दी गोल्डन रूल्स, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो चीजें पढ़ते हो उसमें आपके लिए जो रूल्स बताए गए हैं ये आपके गोल्डन रूल है भैया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब आती है भैया मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मैं हमेशा मानता हूं कि ये जो है ना, ये सबसे इजीएस्ट वे है एंट्री करने का। इसमें बच्चों को समझ भी जल्दी आ जाता है। हम जब भी एंट्री करते हैं इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। बेसिकली थोड़ा सी नॉलेज देने के लिए जरूर हम इसको कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पे करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात अब दो अप्रोच, आप हर सवाल को आप दो अप्रोच से करोगे तो एक ही काम को दो तरीकों से करने के लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो इसीलिए हम जब भी कोई एंट्री करते हैं तो हम मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो कराते हैं। समझाने के लिए जरूर हम एक दो क्वेश्चन ऐसे करा दिया करते थे, आपने अगर 11th पढ़ा है तो आपको पता होगा, है ना। नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, यहां पर वैसे तो अभी तक हमने 5 हेड्स पढ़े थे, यहां सीए की बुक में इन्होंने एक विड्रॉवल करके भी एक हेड दे दिया। विड्रॉवल बेसिकली ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो वैसे अपन 5 हेड्स पढ़ते हैं तो मैं उसी 5 को पढ़ाता हूं, ड्राइंग्स को अलग से बता देता हूं। तो देखिए एक्चुअली में अगर कोई भी अकाउंट जो है हमारे पास 5 हेड्स हो जाते हैं, फर्स्ट एसेट्स, सेकंड एक्सपेंस। ठीक है जी, तो इसके अंतर्गत हमारे पास इस टाइप के अकाउंट्स बनेंगे, तो एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे ही हमारे पास थर्ड कई लाइबिलिटीज अकाउंट बनेंगी। ठीक है जी, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, यानी जहां जहां से आप पैसा अर्न करोगे। ठीक है जी, फिफ्थ कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, यानी ओनर का अकाउंट, है ना, जिसमें ओनर के बैलेंसेस के बारे में पता चलेगा। तो इसमें भैया रूल क्या है, बहुत सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है। इनका रूल सबसे सिंपल है, इसीलिए मैं मानता हूं कि ये सबसे सिंपल है और ये सब जगह अप्लाई भी हो जाता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं आती। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आती है, कई बार वो क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे याद कर लेते हैं, क्योंकि रटने की हैबिट होती है तो ध्यान नहीं रहता। फिर बार बार आपको हर अकाउंट का नेचर ध्यान रखना पड़ता है कि भैया ये पर्सनल है कि इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल में रियल है कि नॉमिनल है, तो वो झंझटें यहां पे नहीं रहती, इसलिए ये बड़ा सिंपल होता है। इसमें रूल क्या होता है, तो अगर भैया एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट कर दो, अगर एसेट्स या एक्सपेंस जो भी अकाउंट आपको दिया गया है अगर वो डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, वेरी सिंपल। फिर भैया लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इसमें क्या होता है भैया जी, तो देखिए यहां पर जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो अगर कभी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा या कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो क्रेडिट होगा, वेरी सिंपल, आप लॉजिकली भी कर सकते हो। ठीक है, और भैया जी अगर ये डिक्रीज होंगे तो फिर ये भैया डेबिट होगा। अब कई बार बच्चों का सवाल आता है,
हालांकि वो बचपन में पूछते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई पूछे, भैया यार इसमें इंक्रीज में ही क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम इंक्रीज में यहाँ क्रेडिट कर देते और इसके इंक्रीज में डेबिट कर देते। तो देखो यार, किसी ने रूल बनाया, बनाते वक्त उसने ऐसे बनाया, है ना, अब उसी को सब लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भाई आपका नाम मान लीजिए ABCD है, तो ABCD ही क्यों रखा, XYZ क्यों नहीं रखा, किसका नाम XYZ है उससे कह रहे XYZ क्यों रखा यार, तेरा नाम ABCD क्यों नहीं रखा, या EGF क्यों नहीं रखा, तो उसका तो कोई सेंस नहीं, अब नाम रख दिया तो रख दिया। तो वैसे इस पे रूल्स बना दिए तो बना दिए, ठीक है, हमको यही रूल फॉलो करना है। अच्छा, आपको किताबों में एक और अकाउंट मिल सकता है, अगर आप सीए की बुक खोजोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ नया, मतलब ऐसा कई बार बच्चे को लगता है ना कि यार 11वीं में तो ये पढ़ा नहीं था, यहाँ कहाँ आ गया यार। तो देखो, हाँ, एक और चीज मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो शायद 11वीं या 12वीं में आपने किसी और तरीके से किए होंगे, सीए में किसी और तरीके से किया जाता है। रियल वर्ल्ड में तो अगर तरीका इंपैक्ट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जब आप सीए के कोर्स में हो और जाहिर सी बात है सीए की ही किताबें आपको फॉलो करनी है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे रूल जो 11th में हमने जो पढ़े, हो सकता है वो सीए में अप्लाई ना हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है या ये है वो, कुछ चीजें तो चलो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग भी हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली प्रेजेंटेशन का गेम होता है। तो सीए की किताब में आप सीए वाले ही ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना, ठीक है, जो आपको इंस्टीट्यूट की बुक्स में अप्लाई करने को कहा गया है, ठीक है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं अभी ही बता दे रहा हूं, हालांकि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब भी बताऊंगा, बट फिर भी अभी से ध्यान रखेंगे तो आपका माइंड इरिटेट नहीं होगा कि यार 11वीं में तो ऐसा पढ़ा था, यहाँ ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं यार, ये क्यों होता रहता है यार, है ना, ऐसा इरिटेशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग बुक्स हैं तो उनका अलग अलग तरीका होता है प्रेजेंट करने का कई बार। ओके नाउ, तो भैया छठा पॉइंट क्या है, तो आपको छठा यहां पे मिल जाएगा विड्रॉवल। अब ये विड्रॉल मतलब क्या हो गया भैया, ड्राइंग्स हो गई। तो बेसिकली ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो हम ये वाला नियम अपना देते थे, ठीक है जी। तो कैपिटल को अगर रिड्यूस कर रही है ड्राइंग्स, कैपिटल को अगर रिड्यूस कर रही है, तो जब जब ड्राइंग्स होगी तो कैपिटल रिड्यूस होगी, यानी डिक्रीज होगी, तो डेबिट। तो विड्रॉवल के केस में अगर मैं ये कहूं कि जैसे से आप विड्रॉवल इंक्रीज करोगे तो आपको डेबिट करना है, और जैसे से विड्रॉवल डिक्रीज करोगे तो आपको उसको क्रेडिट करना है। यानी विड्रॉवल में एक्चुअली विड्रॉवल जो होता है, ओनर अगर अपने बिजनेस से कुछ लेकर जा रहा है तो अपनी कैपिटल को रिड्यूस करता है, ड्राइंग्स उसमें से माइनस होती है ना। तो या तो आप इसका, क्योंकि इससे माइनस होगा था, इसका अपोजिट, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि विड्रॉवल एसेट एक्सपेंस की तरह होता है, ठीक है जी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा पॉइंट है कि ड्राइंग्स के केस में एंट्रीज क्या होती हैं। तो ये हमारे रूल्स थे। दो अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल से भी पढ़ लिया, मॉडर्न से भी पढ़ लिया, है ना। अब देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम पूरा बेसिक से नहीं पढ़ा पाएंगे, ब्रिज कोर्स है, इसमें मैं आपको रूल्स याद दिला रहा हूं, अब आपको कुछ एंट्रीज कराऊंगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए भैया मुझे तो सैलरी की एंट्री नहीं आती, तो प्लीज इसके लिए आपको क्लास 11th के वन शॉट्स को देखना पड़ेगा। कॉमर्स वाला बाय PW चैनल पे आप जाओगे, वहां पे सबसे नीचे आपको क्लास 11th में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है जी। तो अगर एकदम ही बेसिक करना होगा तो फिर तो आपको वहीं से लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अब चलते हैं अपन, अगर आपको रूल्स याद आ गए हैं तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैं कोशिश करके लाया हूं कि मैं इंस्टीट्यूट की बुक से ही सवाल लाऊं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनालाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स साहिल। आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं, ये देखो, ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, पहला लेक्चर। कौन सा खुला हुआ है, यही खुला हुआ है क्या, हाँ यही खुला हुआ है, ये देखिए यहीं से है सारी चीजें, है ना। तो अगर आप चाहोगे तो इस लेक्चर के बाद इसको अच्छे से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स है, तो ब्रिज कोर्स आपको याद दिलाने के लिए चीजें, है ना, इस बात का प्लीज ध्यान रखेंगे, है ना। और 2 घंटे में आपको पूरा वो एक टॉपिक रिवाइज करा देगा, जो जो मेन मेन चीजें होंगी, ठीक है। तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4 था ना अपना, तो ये देखो मैंने यहीं से लाया हूं ताकि आपके अंदर फील आए कि हाँ यार भैया सीए में ऐसी ही चीजें हैं, किताबों के अंदर कुछ अलग नहीं है, ठीक है। गोल्डन रूल मैंने आपको वैसे ही लिखवा दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहाँ है, अच्छा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता ही है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखो कहीं से नहीं, यहीं से लेकर आए। अब चला इसको चेक करते हैं। अब देखो मैं इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूं कहां से ला रहे हैं, लेकिन सॉल्व इसको हम ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करेंगे, नहीं, सॉल्व इसको हम ही करेंगे, फिर चेक करेंगे कि सॉल्यूशन में भी वैसा ही आया कि नहीं, और अगर आ गया तो फील कॉन्फिडेंट, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए भैया जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया भाई, एनालाइज कीजिए ट्रांजैक्शन को मेसर्स साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हमने कहा ठीक है भैया जी, कौन सी अप्रोच से, तो पहले कह रहे हैं अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बनाता हूं तो इसको कैसे करूंगा। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होगा, आपको कॉलम खोलने पड़ते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा, कई बार कैपिटल इधर होता है, लायबिलिटी इधर होता है, तो फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ो, आपका लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। लॉजिक आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
चलिए, तो लॉजिक आपको बस ध्यान रखना है। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो भैया जी पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच के थ्रू इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है भैया ये ट्रांजैक्शन, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ₹4,000, यानी कि भैया मेरे बैंक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया, बैंक में प्लस हो जाएगा 4,000, है ना। इसका मतलब क्या है, साहिल आए कैपिटल के रूप में बैंक अकाउंट में 4,000 रुपए डाल दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा और यहां से साहिल की कैपिटल बढ़ी, तो यानी बैंक में प्लस और कैपिटल में भी प्लस, कितने रुपए, 4,000 रुपीज, ठीक है। चेक कर लेंगे यही है कि नहीं, और आप मन में सोचने लगे कि यही ट्रांजैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास पेन कॉपी है तो बेटर है वीडियो पॉज कीजिए, पेन कॉपी से इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। अभी अपन थोड़ी देर बाद इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। कैश विड्रॉल फ्रॉम द सिटी बैंक 200 रुपए, भैया बैंक से 200 रुपए का विड्रॉल हुआ है। अब भैया ये बैंक और ये सिटी बैंक अलग होगा क्या, तो देखो हमें कुछ और ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन तो दी हुई नहीं हुई है, तो हम यही मानेंगे कि ये जो बैंक अकाउंट है ये सिटी बैंक का ही अकाउंट होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 200 रुपए क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है जी, तो विड्रॉ कर रहे हो यानी बैंक में गए 200 रुपए निकाल के ले आए, तो ये 200 रुपए आपकी जेब में यानी आपके हाथ में है, 200 रुपए कैश में आया और बैंक अकाउंट आपका कम हो गया, तो यानी कि कैश में ये प्लस हो जाएगा और बैंक में ये माइनस हो जाएगा, कैश में ये प्लस हो जाएगा, बैंक से ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम वाई से आपने लोन लिया है, तो वाई से अगर लोन लिया होगा तो वाई आया उसने हमें लोन दिया, तो लोन में उसने हमें क्या दिया, गुड्डा गुड्डी नहीं ना, लोन में उसने हमें पैसे दिए होंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि देखो, अब यहां पर आप जरूर कंफ्यूज होते हो कि भैया ये कैश में प्लस करें कि बैंक में प्लस करें, तो ये यहां पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आ जाता है। तो नॉर्मली देखो जो रियल वर्ल्ड होता है ना, वहां पर अपन सारे ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको क्या करना है, बैंक से ही इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस में मोस्टली बैंक से करते हैं। 11th क्लास में हम आपको क्या सिखाते थे कि अगर मान लीजिए भैया कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको कैश से करना है, क्यों, क्योंकि वहां पर कैश का इंपॉर्टेंस होता था। अगर आप अब हो तो अब आपको बैंक का इस्तेमाल ज्यादा करना है, अनटिल और अनलेस कैश ना लिखा हो, तो अगर यहां कैश नहीं लिखा तो आप बैंक का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, ठीक है जी। तो आपको क्या हुआ, पैसा मिला होगा, ठीक है, लोन मिला होगा, तो लोन अगर मिला होगा तो बैंक में आप क्या करोगे, प्लस करोगे, बैंक में तो आप प्लस कर दोगे, 500 रुपए मुझे मिल गया, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, लेकिन एक प्रकार की लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि वाई ने अगर आपको लोन दिया तो आपको बाद में लौटाना पड़ेगा, तो यानी कि भैया यहां पर थर्ड ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी में प्लस भी होगा, तो बैंक में प्लस, लाइबिलिटी में प्लस, ठीक है, कितने रुपए, 500 रुपए। फिर चौथा पॉइंट, सैलरी इज पेड फॉर अ मंथ ऑफ मार्च के लिए सैलरी पे किया गया 300 रुपए, ठीक है, तो यानी सैलरी का एक खर्चा 300 रुपए का, और 100 रुपए इज स्टिल पेबल, यानी कि भैया जी 300 रुपए का खर्चा हो चुका है, 100 रुपए का खर्चा हो चुका है, इसको आपने कैश में पे किया होगा, ठीक है जी, ओके भैया जी, सैलरी पेड। अच्छा, यहां पे भैया कैश क्यों ले रहे हैं, यहां पे भी तो बैंक लेना चाहिए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अगर आप अपनी जगह पे कहोगे तो यहां पर अपन इसको बैंक ही मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली अब जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी के अंदर होती है वो बैंक के थ्रू ही होती है ना, तो यहां पे मैं बैंक लिख दे रहा हूं, ओके नाउ। तो 300 रुपए तो मैंने पे कर दिए, तो मेरा बैंक से माइनस हो जाएगा, बैंक से मेरा माइनस हो जाएगा। अब सैलरी मेरे लिए क्या है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, अगर आपने थ्योरी ध्यान दिया होगा तो, कि ये देखिए लिखा था मैंने, ये रहा, एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होते हैं और इनकम कैपिटल में प्लस होते हैं, तो सैलरी मेरा खर्चा भी तो है, तो कैपिटल से माइनस भी तो होगा, कैपिटल से माइनस भी तो होगा, तो बैंक से भी माइनस और माइनस कैपिटल, ठीक है। अब 100 रुपए का क्या करें भैया, तो 100 रुपए मेरा खर्चा तो है ना, भले ही आज मैंने पैसा नहीं दिया लेकिन ट्रांजेक्शन हो गया है, कोई मेरे लिए काम करके जा चुका है, तो मुझे 100 रुपए देने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल दूंगा पर देने तो पड़ेंगे, तो 100 रुपए मेरा खर्चा तो है, अगर खर्चा है तो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन भैया इसको मैंने पेमेंट तो की ही नहीं, अब मैंने पेमेंट नहीं की तो फिर क्या करूं, तो अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं की तो यू हैव टू पे, तो देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू टू पे द अमाउंट, एंड व्हेनेवर देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू, अगर आप पर कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है कि भैया ये पैसे चुका देना आज नहीं तो कल, तो यानी कि लाइबिलिटी, तो ये 100 रुपए से आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी बढ़ी, समझ रहे हो मेरी बात। तो भैया 400 रुपए आपके कैपिटल अकाउंट से माइनस होंगे, 300 प्लस 100 माइनस होंगे कैपिटल से, और 300 रुपए आपके बैंक से माइनस होंगे और 100 रुपए आपकी लाइबिलिटी में ऐड होंगे, ठीक है, डन। चलिए अगला देखते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर ₹500। अब फर्नीचर परचेज बोला हुआ है, क्या ये बोला है कि भैया ये कैश में है कि बैंक में है कि उधार में है कि किसका है कैसा है, कुछ नहीं बोला हुआ। तो नॉर्मली जब भी कुछ ना बोला हुआ हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना, एक रूल है, अगर इन कैश लिखा तो कैश है, अगर इन क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट है, अगर नाम लिखा है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम
ना इन कैश ना इन क्रेडिट। तो अगर नाम लिखा है तो आप उधार ही मानोगे, लेकिन अगर नाम भी नहीं लिखा, इन कैश इन क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा, तो आप हमेशा मानोगे कि इसके लिए आपने पेमेंट की होगी, और यहां पर अपन पेमेंट की होगी यानी कि बैंक से, है ना, अपन एज्यूम करेंगे बैंक से, है ना। ठीक है जी, सीए में ये बात याद रखना, ये छोटा सा एक चेंज है। अपन जब 11th में थे तो हमेशा कैश अकाउंट वर्ड ही यूज करते थे मोस्टली, है ना, बुक्स में। यहां पर आपको बैंक अकाउंट वर्ड यूज करना है, अनटिल और अनलेस कहना दिया हो कैश। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से माइनस, लेकिन आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपके पास एक एसेट आ रहा है, तो एसेट में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फर्नीचर नाम से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ट्रांजेक्शन कर लिए, जरा एक बार आंसर चेक कर लें, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। चलिए तो चेक करते हैं। तो देखिए, कैश, बैंक, फर्नीचर, ये इन्होंने एसेट्स के अंदर खोल दिया। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था भैया वो 4000 रुपए लाया, तो देखिए बैंक में प्लस किया और यहां पर कैपिटल में प्लस किया। प्लीज फॉर्मेट के चक्कर में मत पढ़ना कि भैया हमारे स्कूल में ऐसे लिखाते थे, ट्रांजेक्शंस भी लिखवाते थे, है ना, स्कूलों में यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी लिखवाया करते थे। ठीक है, आपको नॉर्मली बस समझाने के लिए है ये चीजें, तो ऐसे भी चलता है, तो फॉर्मेट के चक्कर की वजह से इरिटेट नहीं होना। ठीक है भैया जी, पहला ट्रांजेक्शन अपना बिल्कुल सही है। दूसरा भैया, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था भैया, बैंक पे प्लस, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, ये रहा, कैश में प्लस, बैंक से माइनस, क्योंकि विड्रॉल किया था। तो ये देखिए, ये कैश में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बैंक से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, अच्छा भैया 11th में तो हर ट्रांजेक्शन के बाद अपन इक्वल भी करते थे, तो देखो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में या बुक्स में उस टाइम पे वैसा लिखा हुआ है, इसीलिए स्कूल में भी वैसे सॉल्व कराते हैं, वरना आपका अल्टीमेट बैलेंस ही देखा जाता है। सच बताऊं तो अल्टीमेट बैलेंस, हर बार न्यू इक्वेशन फिर फाइनल इक्वेशन बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है जी, चलिए तो थर्ड क्या है, लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम वाई से लोन लिया गया था, तो एक वाई नाम की लाइबिलिटी बढ़ी थी और पैसा मेरे पास बढ़ा था। तो ये देखिए, बैंक में मेरे पास, ये देखो प्लस हो रहा है ना, बैंक में मेरे पास पैसा आ रहा है, और एक लाइबिलिटी बढ़ी थी, तो ये देखो ये रहा लाइबिलिटी, वाई के नाम की लाइबिलिटी भी आ गई। दैट्स मीन्स कि वी आर करेक्ट ट्यूनिंग। फिर उसके बाद सैलरी पेड, तो सैलरी में मेरे पास 300 रुपए बैंक से पे कर रहा था मैं, 100 रुपए मेरी लाइबिलिटी हो रही थी और 400 रुपए कैपिटल से माइनस हो रहे थे। तो ये देखिए चौथा, तो अगर मैं बैंक से पेमेंट की बात करूं तो 300 रुपए मैंने पे किए, ठीक है, 100 रुपए मेरी लाइबिलिटी हुए, तो ये रहे 100 रुपए लाइबिलिटी के अंदर, और 400 रुपए मेरा एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है, तो 400 मेरे माइनस हो गए, बात खत्म। अगला देखिए, फर्नीचर परचेज किया है, तो बैंक से माइनस और फर्नीचर में प्लस, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, तो ये प्लस हो गया। बस फिर अब आपको इसकी टोटलिंग कर देनी है, तो कैश में 200 पॉजिटिव है, इसमें प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा 3500, फिर यहाँ 500, तो इनकी टोटलिंग कर दी 4200। यहाँ पर भी अपन ने 4000 में से 400 माइनस किया 3600, और ये टोटल 600, तो टोटल हो गया 4200। यानी कि अगर मैं अल्टीमेटली देखूं तो एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन होता था। उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा, है ना। बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते थे, फायदा नुकसान सब कुछ, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए है, तो मैंने रिवाइज करा दिया है। चलो भैया, अब भैया जी इसमें सेकंड पॉइंट था ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि भैया आपको जर्नल एंट्रीज बतानी थी। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट का नेचर समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए, साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक, साहिल ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल थ्रू बैंक। तो साहिल कौन है भैया, साहिल कौन है, एक इंसान है, तो यानी ये पर्सनल हो गया, ये पर्सनल नेचर का हो गया, है ना। साहिल कौन है, एक इंसान है, पर्सनल नेचर का व्यक्ति हो गया। हाँ जी भैया, अब बैंक क्या होता है, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना, तो किसी ना किसी अकाउंट में ओपन करते हो, तो भैया जी ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, बैंक आपके लिए क्या है, बैंक आपके लिए एक प्रकार का पर्सनल है, ये भी आपके लिए पर्सनल के अंदर आता है। और कौन सा पर्सनल है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है। ठीक है जी, अब भैया पर्सनल अकाउंट पे रूल क्या लगता था, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल लगता था, याद है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब देखिए साहिल जी आए हैं और पैसा इन्होंने बैंक को दिया, यानी डेबिट द रिसीवर, तो ये कहां जाएगा भैया, डेबिट साइड। क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है, साहिल दे रहे हैं, तो साहिल कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल का नियम लगेगा, तो यानी कि साहिल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में भैया, क्या ऐसा भी आता है सी में, आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ₹4000 थ्रू बैंक बाय द प्रोप्राइटर, तो बैंक हैज रिसीव्ड द मनी, ओनर हैज गिवन द बैलेंस, देयरफॉर बैंक पर्सनल, कैपिटल भी पर्सनल, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देयरफॉर डेबिट द बैंक क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपको करना है। आई बात समझ में, है ना, सिंपल, याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब अगला देख लीजिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम सिटी बैंक, तो बैंक है पर्सनल, भैया मुझे पता है बैंक है पर्सनल,
तो भैया बैंक यहां दे रहा है या ले रहा है? बैंक यहां पे दे रहा है या ले रहा है? तो मैं बैंक से ही तो पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, तो बैंक क्या यहां पर गिवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, यानी बैंक यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट पर हो जाएगा। अब कैश क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कैश रियल अकाउंट होता है। तो मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, मैं बैंक से जाके 200 रुपए ला रहा हूं, ला रहा हूं, तो कैश मेरे पास आ रहा है। रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। देख लीजिए रूल है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो यानी कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बस, तो फिर काम खत्म। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसलिए मैंने आपको एक रखा है, क्योंकि हो सकता है छोटे छोटे में आ जाए। तो भैया जी कैश, कैश क्या है आपके लिए, एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर, ठीक है जी, डेबिट द रिसीवर। नाउ तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया जी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख लीजिए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश कम्स इनटू बिजनेस, बैंक गिव्स आउट द कैश। कैश क्या होता है, रियल, बैंक क्या होता है, पर्सनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट द कैश, क्रेडिट द बैंक। बस इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, वेरी सिंपल। थर्ड, लोन, भैया लोन की बात हो रही है, लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई, वाई से अपन ने लोन लिया। अगर वाई से अपन ने लोन लिया है भैया जी, तो इसमें क्या करेंगे अपन, तो वाई कौन है भैया, एक व्यक्ति ही होगा जिसका नाम होगा वाई, तो वाई दे रहा है, तो वाई इज अ गिवर, और मेरे पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। तो पैसे कहां गए मेरे, बैंक में गए, तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है ना, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, यानी बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, और वाई कौन है, पर्सनल अकाउंट, वो दे रहा है, तो वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सैलरीज में जाओगे। अब यहां पर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है जी, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि अब आप जर्नल एंट्री के अंदर हो, है ना, तो सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो सैलरी क्या हो गया भैया, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जो भी आपका खर्चा है उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। तो टोटल जो खर्चा था वो कितने रुपए का है, 400 रुपए का है, तो टोटल डेबिट कितने का आएगा, 400 का आ जाएगा। फिर उसके बाद भैया आप कैश, कैश एक रियल अकाउंट है, बैंक, अपन बैंक बोलेंगे, तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। अब आप पर्सनल अकाउंट क्या करता, दे रहा था, 300 रुपए उसने पर्सनल अकाउंट से दे दिए, 300 रुपए का उसने पर्सनल अकाउंट से दे दिए, तो भैया जी ये जो पर्सनल अकाउंट है गिवर है, तो ये कहा जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि ये दे रहा है ना, आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के दे रहे हो एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में। अब बचे हुए 100 रुपए क्या है, तो 100 रुपए जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी को, क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो रिप्रेजेंट जब वो कर रही है तो ये रिप्रेजेंटेटिव में आ गया, और हमें उसको देने हैं, है ना, देने हैं, तो यहां पर आपके पास जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास क्या है, उसने हमारे लिए काम कर दिया, हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट कितने हो जाएगा, 100 रुपए से हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज में आपको पता है फर्नीचर क्या होता है, एक रियल अकाउंट है, एसेट है। फर्नीचर परचेज कर रहा हूं तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो भैया ये रियल है, फर्नीचर आ रहा है, तो डेबिट करो फर्नीचर को। अब मैंने क्या किया, पेमेंट किया, तो बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो मेरा पर्सनल अकाउंट क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, बैंक जाके पैसे दे रहा है ना, बैंक अकाउंट से मैं पैसे माइनस कर रहा हूं, तो बैंक पैसे दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, तो भैया जी यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए लोन फ्रॉम वाई ₹500, ठीक है, तो बैंक रिसीव्स द अमाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, तो भैया जी बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट हो गया। फिर वाई पेज थ्रू बैंक, वाई का लोन अकाउंट यानी ये भी पर्सनल नेचर का है, क्रेडिट द गिवर, तो लोन अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। देन उसके बाद सैलरी पेड, यहां पे आपको ध्यान देना है, सैलरी पेड, कॉस्ट ऑफ सर्विस यूज ₹400, बैंक गिव्स आउट 300, स्टिल पेबल आउटस्टैंडिंग फॉर सर्विस रिसीव्ड इज 100। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 400 रुपए, बैंक आपके पास पर्सनल नेचर का है, क्रेडिट द गिवर 300 रुपए, सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल नेचर का है, क्रेडिट द गिवर 100 रुपए, ठीक है जी। और फिफ्थ वाला शायद इसमें होगा नहीं, तो मैं यहां से दिखा देता हूं आपको, यहां पे ओपन किया था ना अपन ने, ये रहा, फर्नीचर इज परचेज, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट,
और आपने पेमेंट किया है तो बैंक गिव्स आउट द मनी, तो बैंक एक पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर तो क्रेडिट द बैंक। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारे पास चीजें बन गई भैया। ठीक है जी, समझ गए? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते थे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने एक एक चीज को ऐसे क्यों समझाया, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 नंबर में कभी ये सवाल बन जाए कि भैया नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है, इसमें कैसे एंट्रीज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए रूल, है ना। हालांकि बहुत टिपिकल वाले में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो उम्मीद है कि अब आपको याद आ गए होंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करने के ऊपर। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करने के ऊपर आते हैं। तो ये भैया जी हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। अब यहां पे आपको क्या करनी है भैया, एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, तो एंट्रीज करनी है, ये मॉडर्न अप्रोच से करनी है। ठीक है जी, अब आपको मॉडर्न अप्रोच से इसको एंट्री करना है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे भैया जी, सारी चीजों को एक साथ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, सारी चीजों को अपन ने एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच देखिए, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज है, तो विद रुपीज है। अब यहां पर भैया यहां पर ये कैश होगा कि बैंक होगा, ये वाला पॉइंट आ जाता है कि भैया कैश होगा कि बैंक होगा। तो देखो जब तक आपसे ऐसा कुछ ना बोला जाए, है ना, जब तक आपसे ऐसा कुछ ना बोला जाए कि भैया इसको रखना कैसे है, क्या है, तो आप नॉर्मली क्या एज्यूम करते हो भैया कि ये बैंक होगा। अभी अभी आपको मैंने बता दिया। तो आपके पास बैंक है, तो मेरे बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक टू कैपिटल, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल आपकी बढ़ रही है ना, जब जब ओनर घर से कुछ लाए तो कैपिटल बढ़ती जाती है। तो अगर कैपिटल बढ़ती जाती है तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, आपने अब देखो यहां कैश वर्ड यूज किया तो हम कैश वर्ड यूज करेंगे। ब्रॉड गुड्स, ब्रॉड मतलब परचेज, तो परचेज मतलब खर्चा, एक्सपेंस होता है परचेज। तो अगर आपने खर्चा किया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। तो भैया परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। भैया क्रेडिट किसको करें, तो आपने पैसे दिए, कैश क्या है, एक एसेट है। जब आप पैसे दोगे, आपके पास 10,000 रुपए थे, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए थे, आपने 50,000 का सामान परचेज किया, तो 50,000 रुपए दे दिए, तो कैश रिड्यूस हो रहा है। तो अगर कैश रिड्यूस होता है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वेरी सिंपल ना, है ना। परचेज किया तो खर्चा डेबिट, क्योंकि परचेज बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करे, और एसेट घटे तो क्रेडिट करे। मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पढ़ाए थे अपन ने यहां, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, दोनों पे ये वाला रूल है। और अगर इनमें से कोई भी डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहां पे कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट पे जाएगा। तो बस ये एंट्री हो गई। ठीक है, चलिए, और इनमें से जो जो आपको बन रही है आप लोग खुद भी करते जा सकते हो, है ना। नाउ ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, अगर भैया जी आपने कैश फ्रॉम बैंक विड्रॉ किया, ठीक है, कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश डेबिट टू बैंक। वेरी सिंपल, कैश आपके पास आएगा तो कैश डेबिट टू बैंक, बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भैया जी। फिर सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, कैश मेरे पास आएगा, बैंक बैलेंस घटेगा, तो जो एसेट घट रहा है उसको, जो एसेट घट रहा है, मॉडर्न अप्रोच में बैंक एक एसेट होता है ना, जो एसेट घट रहा है क्रेडिट, और जो एसेट बढ़ रहा है डेबिट, तो कैश टू बैंक हो गया। नाउ सोल्ड गुड्स टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने कृष्णा को बेचा क्रेडिट में, सोल्ड किया है, तो सेल्स आपके लिए क्या होती है, इनकम होती है, यानी रेवेन्यू नेचर का है। तो आपने सेल किया, यानी रेवेन्यू बढ़ गया आपका, तो रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करें। अब आपने जिसको उधार में बेचा है, तो अगर आप किसी को सामान उधार में बेचते हो ना, तो वो डेटर बनता है। जब आप किसी को सामान उधार में बेचते हो तो वो डेटर बनता है। तो वेरी सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा टू सेल्स। ठीक है भैया जी। फोर्थ, ब्रॉड फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप खरीद लो यानी आपने परचेज किया, तो परचेज आपका डेबिट हो जाएगा। परचेज टू, जिससे खरीदा, अगर आप किसी सामान उधार पे खरीदते हो तो वो आपके लिए क्रेडिटर बनता है, और क्रेडिटर कौन होता है, लायबिलिटी में। तो अगर वो क्रेडिटर बन रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी बढ़े तो उसे क्रेडिट करो। नाम क्या है, श्याम। ठीक है, तो श्याम हो गया। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, अब मैंने जो सामान बेचा था क्रेडिट में 1,50,000 का, है ना, 1,50,000 का बेचा था, अब वहां से पैसा मुझे मिल गया, तो रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। अब ये रिसीव जो है ये कैश या बैंक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको बैंक ही लेकर चलना है जब भी आपको ना बताया गया हो। तो अब देखो मेरे को 1,45,000 रुपए मिले, तो बैंक मेरे लिए डेबिट हो जाएगा 1,45,000 से, क्योंकि भैया पैसा मुझे मिल रहा है, तो मेरा एसेट बढ़े तो डेबिट करें। अब मेरे पास एक डेटर था, है ना, सोल्ड, अगर मैंने कृष्णा को सामान बेचा तो मेरे लिए डेटर था। अब मेरे पास एक डेटर था, उसने मुझे पैसा वापस कर दिया, तो अब मेरा वो डेटर रहा क्या, नहीं रहा, तो डेटर रिड्यूस हो रहा है। तो अगर डेटर रिड्यूस हो रहा है तो टू कृष्णा 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। अब भैया एक और पॉइंट आता है, मैंने कहा क्या पॉइंट आता है भैया, तो ये जो 5,000 है उसका क्या है, तो ये मेरे लिए तो
घाटे की बात होगी ना। मुझे सामने वाले से 1,50,000 चाहिए थे, उसने 1,45,000 दिए और कहा यार प्लीज थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो यार प्लीज। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो डिस्काउंट भी तो मेरे लिए खर्चा हुआ ना, क्योंकि मुझे वो पैसे नहीं मिले। पैसे का ना आना भी तो जाना ही होता है, पैसे का ना आना भी तो जाना ही होता है। तो यानी डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया भैया, डेबिट 5,000। तो ये एंट्री हो गई। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। फिर उसके बाद पेड श्याम कैश। अब देखो यहां पर नहीं बताया था कैश या बैंक, अब यहां पर कैश बोल दिया है भैया, तो यानी कि आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने कैश में ही इसको डील किया होगा। अब पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है भैया कि मेरे पास कैश बैलेंस है क्या। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो कहीं पर कैश बैलेंस है आपके पास। तो भैया अब मैं इसमें क्या करूं भैया, अगर मेरे पास कैश बैलेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है यहां पर टेक्निकली आप कह सकते हो कि भैया फिर इस तरीके से तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर पेड श्याम कैश लिखा है तो मैं क्या करूं। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकली कैश लिखा है तो कैश वर्ड आना चाहिए, पर कैश तो आपके पास है ही नहीं और कैश नेगेटिव बैलेंस होता ही नहीं, तो इसीलिए आप इसको बैंक रख लोगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे ब्रॉड गुड्स फॉर कैश है, तो भैया मैंने कैश है ही नहीं मेरे पास, तो बैलेंस है ही नहीं। अगर मैं अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो बैलेंस कहाँ है मेरे पास, तो अगर ये बैलेंस नहीं है तो मुझे क्या यहाँ बैंक वर्ड यूज करना चाहिए। तो यहां पर कई जगहों पे आपको ऐसा मिल सकता है जहां पर आपसे बैंक वर्ड यूज वो करवा दें। ठीक है जी, तो आपसे वो क्या करेंगे, बैंक वर्ड यूज करवा देंगे। तो यहां पर ना ये ध्यान रखना कि यहां पर कई जगहों पर आपको बैंक वर्ड यूज करने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया जी यहां पे अपने पास है ही नहीं बैलेंस। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आपको सी के उसमें ध्यान रखनी है। अब डिस्काउंट अलाउड है। अब ये जो डिस्काउंट है मेरे लिए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है, तो समझना बात को। पेड श्याम कैश, मैंने पेड किया है 2,15,000, करना कितना था 2,25,000। तो 2,25,000 करना था, यानी क्रेडिटर मेरा रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी है रिड्यूस हो रही है, तो डेबिट साइड जाएगी। हाँ भैया डेबिट साइड जाएगी। तो भैया जी क्रेडिटर यानी कि जो नाम है श्याम, श्याम को मैं डेबिट कर दूंगा 2,25,000 से। फिर भैया जाहिर सी बात है मैंने इसे पे किया है, यानी कि मेरे पास से पैसा जाएगा, तो मेरा बैंक रिड्यूस हो रहा है। बैंक एक एसेट होता है, रिड्यूस हो रहा है भैया, तो इसको क्रेडिट करेंगे कितने से, 2,15,000 से। अब भैया 10,000 मैंने उसको बोला कि भाई प्लीज माफ कर दो यार, हम भी तो डेटर को माफ करते हैं, तुम हमें भी कर दो यार। तो उसने कहा चलो ठीक है जाओ। तो इस बार जो डिस्काउंट मुझे मिला वो मेरे लिए फायदा है। पैसे का ना जाना भी तो एक तरीके से आना ही हो गया, पैसे का ना जाना भी तो एक तरीके से आना ही हो गया, तो यानी कि मेरी बचत हो गई, तो मेरे लिए फायदा है। तो ये टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। आ रही बात समझ में, 10,000। ठीक है। फिर कैश सेल फॉर दी मंथ, भैया मैंने कैश सेल किया है। अब यहां पर कैश सेल किया है तो सामान बेचा होगा, तो यहां पर कैश टू सेल्स हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपको बैंक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास नेगेटिव बैलेंस है ही नहीं, कैश सेल कर रहे हो आप, तो यहां कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। तो मैं जब कैश में सामान बेचूंगा तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, तो रेवेन्यू बढ़ी तो सेल्स क्रेडिट, और मेरे पास पैसा भी आएगा तो कैश बढ़ा, तो कैश डेबिट एसेट है। पेड रेंट एंड सैलरी, अगर आप पे कर रहे हो भैया तो रेंट और सैलरी टू बैंक। ठीक है जी, रेंट आपके लिए खर्चे हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, और पेमेंट आप करोगे यानी कि आपको बैंक से पैसे देने पड़ेंगे, तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके जी, समझ गए, इसको अब चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि यहां पर कई जगहों पर आपको कैश की जगह बैंक वर्ड यूज मिलेगा, पर मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए कैश सेल कह रहा है ना तो आपको कैश में ही करना चाहिए। बट यहां पर एक रूल होता है क्या, कि ये 8 लाख है नॉर्मली, अगर आपको पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अब तो आई गेस 5,000 हो गया है वैल्यू। क्या होता था कि एक लिमिट होती है, इसके नीचे आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वरना बिजनेसेस नॉर्मली बैंक से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। आपने सुना होगा ना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो नॉर्मली वो करंट अकाउंट से पेमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर हर जगह पे जहां पे भी आपने कैश देखा होगा ना, तो कई जगहों पे यहाँ पे आपको बैंक मिलेगा, है ना। तो ये छोटा सा डिफरेंस हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए सॉल्यूशन चेक करते हैं तो समझ में भी आ जाएगा। तो पहला था भैया बैंक टू कैपिटल, ठीक है, तो ये देखिए बैंक टू कैपिटल 10 लाख रुपए। दूसरा है परचेज टू कैश की जगह बैंक, क्योंकि अपने पास कैश बैलेंस है ही नहीं और ये 50,000 से ज्यादा की लिमिट है, तो फिर भैया जी ये देखिए परचेज टू बैंक। फिर तीसरा था ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो हमने कहा कि भैया कैश हमें मिलेगा, कैश डेबिट टू बैंक, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देन उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को उधार पे हमने बेचा था, तो कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा डेटर था, डेटर एसेट होता है, बढ़ रहा था तो डेबिट साइड, तो ये देखिए कृष्णा टू सेल्स। फिर उसके बाद भैया ब्रॉड गुड्स, गुड्स हमने परचेज किया उधार पर, तो परचेज टू श्याम, तो ये रहा परचेज टू श्याम। देन उसके बाद
कहाँ गया, परचेज टू श्याम हो गया, हाँ। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अगर मुझे कृष्णा से पैसे चाहिए तो मेरे को भैया पैसे मिलने हैं, तो बैंक अकाउंट मेरा बढ़ रहा है और कृष्णा मेरे पास से जा रहा है, पर डिस्काउंट भी हो रहा है। तो बैंक में 1,45,000, डिस्काउंट में 5,000 और टू कृष्णा। तो देखिए बैंक डिस्काउंट टू कृष्णा 1,45,000, 5 और 150, ठीक है। अब उसके बाद अगला श्याम के लिए, तो श्याम के लिए क्या था भैया जी अपने पास, श्याम टू बैंक टू डिस्काउंट। तो ये देखिए श्याम टू बैंक टू डिस्काउंट 2,25,000, 2,15,000 और 10,000। फिर ये देखो 8 लाख वाला है ना, हमने बोला था कैश टू सेल्स, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है वो रूल है उसकी वजह से, और सारी कंपनीज मोस्टली करंट अकाउंट से ही पेमेंट करती हैं, है ना, कैश में डिफॉल्टिंग का चांस होता है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे इन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही लिखा हुआ है 8 लाख रुपए से, ये भी हो गया। फिर रेंट अकाउंट टू सैलरी, रेंट सैलरी टू बैंक, अपन ने इसको पेमेंट कर दिया इकट्ठे, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री हुआ करती थी। तो मैंने आपको अकाउंटिंग विषय भी रिवाइज करा दिया, जर्नल एंट्री भी रिवाइज करा दिया है, और लग रहा है कि इसी को कराने में 1 घंटे हो गए, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो अपन ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं कि इसको 2 पार्ट में ले आए, है ना। अगर मान लो आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट में ले आएंगे, ठीक है। लेकिन लेक्चर लंबा रखने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए टॉपिक अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। अब आती है बारी जीएसटी की। भैया जीएसटी क्या होता है, तो देखो पहले ना बहुत सारे टैक्स होते थे ना, तो ये सारी अपन 11th में पढ़ चुके हैं, तो मैं बेसिकली आपको नॉर्मल बातें बता देता हूं। तो पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी होता था, वैट होता था, हालांकि वैट अभी भी कुछ चीजों पर लग रहा है ना, एंट्री टैक्सेस होते थे, लग्जरी टैक्सेस, अलग अलग नाम से खूब सारे टैक्सेस चलते थे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स होते थे, जैसे सीएसटी है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से आता था, एक्साइज ड्यूटी ये सेंट्रल रखते थे। ऐसे ही स्टेट टैक्स होते थे, वैट का आ गया उस पर, या अदर कुछ भी, जैसे चुंगी उंगी, ये सब बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो इन सारे टैक्सेस में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे। तो सरकार एक नियम के साथ आई कि यार इसमें क्या है कि इतने सारे टैक्सेस लगते हैं तो हमारे बिजनेसमैन को ना घाटा होता है, उनको बहुत सारे पैसे लगते हैं, है ना, उनकी जो अर्निंग्स है, जो कैपेबिलिटीज है, एक तरीके से हमारे यहाँ के कंट्री को ऐसे बोल दिया जाता है कि ये टैक्स लगाने वाली कंट्री है। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हमारे जो भी बिजनेसमैन है उनको कुछ बेनिफिट्स हो। और फिर टैक्स रेट भी अलग अलग है, कोई 2% है, कोई 10% है, कहीं पे वैट किसी 4% पे आ रहा है ना, और हर चीज में अलग अलग टैक्स जोड़कर बहुत सारे परसेंटेज ऑफ टैक्स बन रहा है। तो इन सबको अमलगमेट करके टैक्स बनाया गया और जिसका नाम रख दिया गया जीएसटी। और ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है नॉलेज के हिसाब से, वैसे मजाक में आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि भैया गुड्स और सर्विस पर इसमें टैक्स लगता है, ठीक है जी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है जी। ओके भैया जी, अब ये टैक्स लगता कैसे है, तो भैया पहले तो ये समझ लीजिए कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इसमें बहुत सारी बातें अगर आपको पढ़नी होंगी तो मैंने आपको बता रखा है कि आप प्लीज 11th क्लास की एक बार वन शॉट देख लीजिएगा, अगर आप किसी और स्ट्रीम के हो और आप इसको देख रहे हो तो, ठीक है जी, क्योंकि सारी बातें तो अपन रिवाइज नहीं करा पाएंगे, है ना, और ये वैसे भी ब्रिज कोर्स है, थोड़ी थोड़ी बातों को याद दिलाने वाला कोर्स है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना वो 2 भागों पे लगता है, एक होता है आपके पास विद इन स्टेट। क्या होता है विद इन स्टेट, यानी कि जैसे मान लीजिए आप जिस भी स्टेट में रहते हो तो आपने उसी स्टेट के व्यापारी से कोई चीज खरीद ली और उसी स्टेट में आप रहते हो, तो इसे कहते हैं विद इन स्टेट। इसके अंदर आपके पास 2 प्रकार के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी, ठीक है जी। जैसे आपने अपने आसपास की किसी भी शॉप से कुछ खरीद लिया, तो ये क्या है विद इन स्टेट है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे इंट्रा, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो इसके अंदर आपके पास 2 प्रकार से टैक्स लगेगा, एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी में आपका यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगा, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उसी के अंदर अगर आप कर रहे हो तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसा भी आप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो कर्नाटक से भी आ सकता है, जम्मू कश्मीर के सेब आ जाते हैं, एप्पल्स आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं ना, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि अगर मान लो भैया जी मैं हूं एक स्टेट में, मान लीजिए मैं नोएडा में हूं, है ना, लेकिन जो चीज मैंने मंगाई है मान लीजिए वो कश्मीर से मंगाई है, ठीक है जी। तो ये सारे इंडिया का ही पार्ट, लेकिन अब ये स्टेट तो अलग अलग हो गई, है ना, हालांकि अभी कश्मीर स्टेट का दर्जा लेके रखा हुआ है, वापस देंगे स्टेटहुड, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तो ये अलग जगह हो गई, नोएडा अलग जगह हो गई, ठीक है जी, है ना। पूरा नाम जम्मू एंड कश्मीर है, मैं इलाके के हिसाब से कह रहा हूं, भैया लिख देता हूं मैं क्योंकि पता नहीं है इस पर कोई बात हो जाए तो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है जी। तो वहां से अगर मैं कोई चीज मंगा रहा हूं
तो क्या ये विद इन स्टेट हुआ? नहीं भैया, ये विद इन स्टेट तो नहीं हुआ, है ना, ये विद इन स्टेट नहीं हुआ भैया जी, ये तो आउटसाइड ऑफ द स्टेट हुआ। तो भैया जी अगर आउटसाइड ऑफ द स्टेट हो जाए, ये वाला ट्रांजेक्शन कैसा हो गया? आउटसाइड ऑफ द स्टेट। इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। और इस पे क्या लगता है भैया? तो इस पर लगता है आपका आईजीएसटी। इस पर क्या लगता है? आईजीएसटी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद आ गया? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अल्टीमेटली ये भी दो भागों में बटेगा, सेंट्रल और सेल्स के, सेंट्रल और स्टेट के ऊपर, क्योंकि एक गवर्नमेंट में अगर विद इन कंट्री की बात की जाए, विद इन स्टेट की बात की जाए, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ उनके पॉलिसीज होती हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। इसीलिए यहां पर तो पहले ही बाइफरिकेशन हो जाती है, स्टेट अलग सेंट्रल अलग। जब ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है जी, तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। जीएसटी जो है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये किस प्रकार का है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है ये? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। यानी कि अगर मान लीजिए गुड्स यहां से गया और नोएडा पहुंच गया, है ना, तो ये यूपी जो है ना, यूपी टैक्स कलेक्ट करेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन कहां है? यूपी में है। ठीक है जी, डेस्टिनेशन कहां है? यूपी में है। अब भैया यहां से माल बना और यहां चला गया, इनको कुछ नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एक काम करेंगे, इस पे आईजीएसटी लगाएंगे, फिर वो अपने हिसाब से सेटलमेंट इसको कर देते हैं, जैसा भी उनका नियम कानून होगा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ना, कोई प्रोडक्ट है, वैसे इसमें जो अभी रेट चल रहे हैं 0, 5, 12, 18 और 28%, ये वाले रेट चल रहे हैं। ठीक है जी, और फिर कुछ एग्जम्प्ट होते हैं। अब मान लीजिए अगर 12% वाले में हूं मैं, तो मैं जब आईजीएसटी लगाऊंगा तो वो 12% पे लगेगी। ठीक है जी, जब मैं आईजीएसटी लगाऊंगा तो 12% पे लगेगी। लेकिन अगर मैं विद इन स्टेट हूं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 6% आपको जाएगा सीजीएसटी के लिए और 6% आपको जाएगा एसजीएसटी के लिए। ठीक है जी, 6% जाएगा सीजीएसटी के लिए, 6% जाएगा एसजीएसटी के लिए। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए आप मेरी बात? तो ये है यहां पर ध्यान देने वाली बात। तो भैया जी जब मैं यहां पर कोई भी कैलकुलेशन करता हूं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है अगर इंट्रा है यानी विद इन स्टेट हो रहा है, अगर ये आउटसाइड ऑफ द स्टेट है यानी किसी भी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, तो जाहिर सी बात है यहां पर जाएगा। तो ऐसे केस में सरकार ने कहा एक काम करो, इस पे आईजीएसटी लगा देंगे। तो आईजीएसटी जो लगता है वो पूरा लगता है, अगर किसी प्रोडक्ट पे 12% है तो पूरा 12% लगेगा, अगर 18% है तो पूरा 18% लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो विद इन स्टेट हो गया तो रेट 18% है तो इसका आधा आधा 9%, 9%, 12 है तो 6%, 6%, 6% सेंट्रल को, 6% स्टेट को चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से जीएसटी वर्क करता है। अब जाहिर सी बात है भैया जी, अब मैं ट्रांजेक्शन तो दो प्रकार के करता हूं, एक करता हूं परचेज ट्रांजेक्शन, है ना, यानी कि मैं एक तरीके से पेमेंट करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा अगर उधार पे परचेज किया तो, या कोई खर्चा कर रहा हूं, तो एक होता है परचेज ट्रांजेक्शन, यानी जहां पर मैं पेमेंट करूंगा। बेसिकली यहां पे आप ये समझो कि मैं एक प्रकार से पेमेंट करूंगा, है ना। भैया अगर उधार का ट्रांजेक्शन है तो अरे मतलब आज नहीं तो कल तो करूंगा, और एक तरीके से मैं एक बार पैसा रिसीव करूंगा। तो भैया एक बात बताओ, पेमेंट के वक्त क्या करा जाए? तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उन्होंने कहा कि भैया ये एक प्रकार का इनपुट है। ये क्या है? इनपुट। तो अब इसका नाम क्या हो गया? मान लीजिए अगर आप स्टेट टैक्स में हो तो इनपुट मतलब कि एक तरीके से आपने पैसे पे किए पर इस पे एक बेनिफिट हो जाता है, इसका आपको सेट ऑफ मिल जाता है। ठीक है जी, तो अब अगर मैं इसमें हूं तो इनपुट सीजीएसटी नाम दे दूंगा, इनपुट एसजीएसटी नाम दे दूंगा। ठीक है जी, लेकिन भैया अगर मान लीजिए आप आउटसाइड ऑफ द स्टेट में हो तो आप इनपुट आईजीएसटी नाम दे सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना, इसलिए फटाफट चल रहा है काम, एक एक चीज पर अपन टाइम नहीं लगा पाएंगे। ओके भैया, जब रिसीव का केस है यानी जब भी आपको पैसा रिसीव होगा या एक तरीके से रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा बाद में रिसीव होगा, है ना। बेसिक पॉइंट आप समझ रहे हो ना, कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें हमें आज नहीं तो कल पैसा मिलने वाला है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप किसी से पैसा ले रहे हो, मतलब मैंने आपको सामान बेचा, ठीक है, मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का सामान आपको बेचा, अब मैं आपसे 1000 रुपए लेता हूं, बात खत्म हो गई। पर अगर जीएसटी लगाता हूं तो मैं क्या आपसे 1000 रुपए लूंगा? नहीं, मैं कहूंगा ये 1000 रुपए का सामान है, पर भैया जी सुनिए, सरकार मुझसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 120 रुपए, 12% का है तो 120 रुपए का टैक्स भी लेगी, तो वो 120 रुपए भी दो, तो मैं आपसे 1000 रुपए भी लूंगा और 120 रुपए भी लूंगा।
तो ये 1000 रुपए तो मेरा प्रोडक्ट की प्राइस है भैया, वो यहाँ चली गई जेब के अंदर, उसमें प्रॉफिट और जो भी खर्चा वर्चा वो सब आ गया, ठीक है। पर ये 120 रुपए जो मैंने आपसे लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं? सरकार से, क्योंकि सरकार तो मेरी फिर चमड़ी उधेड़ेगी ना अगर मैंने जीएसटी नहीं लगाया, तो ये पैसे मुझे सरकार को देने हैं। तो एक्चुअली में मुझे 1000 रुपए प्लस जीएसटी मिला जब मैंने कोई सामान बेचा, ठीक है। लेकिन ये जो जीएसटी मुझे मिला ये मुझे सरकार को देना है, तो ये मेरे लिए आउटपुट हो गया, ये मुझे बाहर जाके पे करना है। अब अगर भैया विद इन स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। और अगर भैया जी आउटसाइड ऑफ द स्टेट है तो फिर आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये हो जाता है। जो इनपुट होता है ना, इनपुट कैसे हुआ? जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा, तो मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, उसने कहा कि भैया 120 रुपए का टैक्स भी लगेगा, तो मैंने उसको 120 रुपए भी दिए। तो 1000 रुपए प्रोडक्ट के और 120 रुपए जीएसटी के। तो ये जो होता है ना, ये आपके लिए ना सेट ऑफ अवेलेबल होता है इसका, ठीक है जी, इसका सेट ऑफ अवेलेबल होता है। तो अगर इसका सेट ऑफ अवेलेबल है तो ये एक प्रकार के लिए मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये मेरे लिए खर्चा नहीं है। कल को मैं जो आउटपुट में रिसीव करूंगा उसमें जो इनपुट के वक्त मैंने पे किया होगा वो मैं इससे सेट ऑफ करा सकता हूं। लेकिन जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है, अगर ये सेट ऑफ नहीं हुआ तो मुझे इसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, जब तक कि मैं गवर्नमेंट को पे ना कर दूं, ठीक है जी। बस इतना सा पॉइंट है, और भी इसके अंदर चीजें हैं, तो वो तो सारा आपको क्या करना है, अगर आपका मन करे तो देख लो। मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग नए भी हो सकते हो या चीजों को भूल भी गए होंगे। तो प्लीज मैंने आपको बता रखा है कि इसमें अपन सारा कुछ रिवाइज नहीं करा पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जितना ज्यादा मैं आपको रिवाइज करा सकूं वो कर सकूं। तो यहां पे आपको जाना है, कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू सर्च करना है, ठीक है जी। ये आपको यहां मिलेगा, इसमें ऑप्शन होता है ये प्लेलिस्ट का, ये प्लेलिस्ट पे अपन जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे ना तो सबसे नीचे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे ही टीचर्स के मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे मिलेंगे या किसी के मिलेंगे बाकियों के नहीं मिलेंगे, सबके ही आपको मिलेंगे। बस मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? टिडिंग टिडिंग टिडिंग, अरे पुराने वाले दिखते नहीं है क्या? प्लेलिस्ट रिफ्रेश हो रहे हैं क्या? रिफ्रेश कर दें इसको। अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, वरना आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, पैनल पे मोबाइल में तो दिख जाते हैं, है ना। यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे हैं, वरना आपको दिख जाएंगे, ठीक है जी। जैसे आप ये वीडियोस में यहाँ पे जाएंगे तो पॉपुलर वीडियो में आपको दिख जाएंगे। जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो यहाँ दिख रहा है, तो इसकी प्लेलिस्ट है ना, यहाँ कहीं होगी प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट कहाँ चली गई? आप एक बार मोबाइल में सर्च कीजिएगा, क्योंकि दिख जाता है, अभी इसमें नहीं दिख रहा, नहीं तो नॉर्मली ये दिख जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी क्यों नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये प्लेलिस्ट ऑप्शन है। प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप जब सब नीचे जाते हैं ना तो सबसे नीचे आपको मिलता है। अभी यहाँ नहीं मिल रहा, इसकी वजह मुझे नहीं पता है ना, वरना यहाँ पे मिल जाता है। अब या तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो जो भी है आपको ना इसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप प्लीज मोबाइल पे सर्च करिएगा या अपने लैपटॉप से सर्च कीजिएगा, आपको ना यहाँ पे दिख जाएगा 11th क्लास 12th क्लास, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना वीडियोस, इस वाले उसमें आएगा, इस वाले फॉर्मेट में आएगा। पॉपुलर में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ना ये इस वाले ऐसे में दिखेगा, इसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे। जैसे मैंने देखो यहाँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म दिख रहा है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लिए दिख रहा है, बाकी चीज़ों के लिए भी दिख रहा है ना। तो ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी क्यों नहीं दिख रहे, इसका अभी मेरे पास आंसर नहीं है, शायद वो यहाँ इसमें नहीं दिख रहा पैनल पे। ये देखो जैसे क्लास 12th के लिए भी आपको दिख रहा होगा, तो जो 12th के टॉपिक हैं वो दिख जाएंगे। ये 11th का ये देखो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, तो ये सारे हैं यहाँ पर, है ना। अभी क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं, इसमें क्या इशू आ रहा है। तो नॉर्मली क्या है कि आप वहां से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, फिर आप इसको कर लेना अगर आप नए हो तो। और अगर आप पुराने हो और भूल गए हो तो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आपको वन शॉट सीरीज से सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको सीए के क्वेश्चंस करने हैं, डायरेक्ट सीए के क्वेश्चन करोगे बिना कॉन्सेप्ट पढ़ के करोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर उसका, है ना, फिर वो यूजलेस है एक तरीके से, ठीक है जी। चलिए, तो ये अपन ने जीएसटी से चीजें रिलेटेड पढ़ ली, एंट्रीज को भी अपन ने देख ही लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, आपके उस पर स्क्रीन पे सही से दिख रहा है? सही से दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनीष। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है मुझे लग रहा था कि एक पार्ट में अपन कवर कर देंगे, नहीं कर पा रहे तो दो पार्ट में ही आ जाएगा ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। तो जितना आज हो जाएगा उतना फिर नेक्स्ट वीक आपको सेकंड पार्ट में इसका पकड़ा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी क्लास का भी कोई फायदा नहीं होता है ना।
फिर वो देखते भी नहीं है बच्चे, इसीलिए पार्ट के हिसाब से है। तो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मनीष। परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू फॉर ₹3 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था ना कि पेमेंट करते वक्त, यानी जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, भले ही आप पेमेंट अभी कर नहीं रहे हो, है ना, मैंने यहाँ पेमेंट लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जब पैसा पे करूंगा तभी। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें आज नहीं तो कल आपको पेमेंट करनी है, तो फिर उस पर ये चलेगा, और कल आज नहीं तो कल उसमें पैसे मिलेंगे तो ये वाला चलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अभी। परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू ऑफ ₹3 लाख। अच्छा भैया, अब क्योंकि मैं, देखो जाहिर सी बात है सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करा सकता, तो आपको ध्यान होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है आपकी जो प्राइस है उसमें वो डायरेक्ट माइनस होता है, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं भी नहीं करनी होती। ठीक है, अब क्योंकि ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं इसलिए मैं इसकी वर्किंग नोट करके आपको दिखाता चलता हूं। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में क्या है, मैंने गुड्स परचेज किया है 3 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो इसकी जो लिस्ट प्राइस है, जो परचेज कॉस्ट है ना, उसको लिस्ट प्राइस मान लेंगे अपन, तो ये 3 लाख रुपए है। अब इसमें क्या हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट लग गया है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट लग गया यानी कि माइनस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए अब यहां पे अपन क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, वो डायरेक्ट माइनस होता है लिस्ट प्राइस में से। तो अब आपको क्या करना है भैया जी, 30,000 रुपए, 3 लाख रुपए में ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% आप इसमें से माइनस करोगे, यानी 30,000 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया 2,70,000। तो एक्चुअली में जो है ना, ये आपकी परचेज कॉस्ट होगी, है ना, ये आपने एक्चुअल में परचेज करते वक्त पेमेंट करनी है, तो ये आपकी परचेज कॉस्ट होगी। तो परचेज की जो एंट्री होगी वो इससे होगी। आगे बात समझ में। अब भैया इसमें क्या कहा गया, अब इसने इन्होंने कहा कि जब आप सामान परचेज कर रहे हो तो आप सिर्फ सामान परचेज नहीं कर रहे, आपको इसमें जीएसटी भी देना होगा। अब क्वेश्चन ने खुद का है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगाना है, तो भैया इसके ऊपर 6%, तो प्लस, अब आप जब परचेज कर रहे हो यानी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ना, है ना, तो भैया जी ये इनपुट होगा, तो इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट एसजीएसटी। ठीक है जी, ये मैं आपको प्रॉपर ही सॉल्व करा रहा हूं, है ना, तो जिसको नहीं भी होगा तो वो भी यहाँ पे सीख जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट अपन कहीं एंट्री नहीं करते, डायरेक्ट उसको माइनस करते हैं, उसके बाद से हमारी एंट्री चालू होती है, यानी कि इन दोनों फिगर्स को अब आप भूल जाओ, यहां से शुरू होगा। तो 2,70,000 6%, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 0 0, ये कितना है 6% है ना, ध्यान रखिएगा ये 6% है, तो ये भी 6% होगा। तो 0 0, 2 जीरो कट गया, तो 0 और 0, 6 40 का 2 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 तो 16, तो 16,200, 16,200। यानी कि जब मैं एंट्री करने जाऊंगा तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो भैया मैंने सामान परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट में आपके पास जाएंगे, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये भी डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि आपने सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं पे करनी ना, जीएसटी भी पे करना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट आप, क्योंकि उसका सेट ऑफ आपको अवेलेबल होता है, तो आप एक तरीके से इसको एसेट मान सकते हो, है ना। ठीक है जी, तो एसेट मानो या एक्सपेंस मानो, डेबिट ही होना है, डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये दोनों डेबिट हो गए। अब इनकी जो टोटलिंग होगी ना, इनकी जो टोटलिंग होगी, इनकी टोटलिंग कितनी हो रही है, तो 32 3,02,400, तो 302, 32 हो गया 400। ये जो है आपका, ये आपका ओवरऑल उधार बन रहा होगा, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने किससे खरीदा है भैया, या पेमेंट की है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू, देखो नाम लिखा हुआ है, कैश वैश कुछ नहीं लिखा, तो अपन उधार मानेंगे, है ना। तो भैया जी ये जो सोनू है ना, ये सोनू से आप सामान खरीद रहे हो, तो सोनू आपका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 270, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 1620, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 1620, और 3,02,400 से सोनू आपका क्रेडिट हो जाएगा। बस बात खत्म। तो पहली एंट्री अपनी डन है भैया जी, पहली एंट्री अपनी डन है। बस ध्यान रखना क्या कि भैया जी यहां पर क्या है भैया जी, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है और ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगली एंट्री। ठीक है, अगली एंट्री, तो मैंने बिना एंट्री दिए ही कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है ना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेकंड में क्या है भैया, सोल्ड गुड्स टू मोहित, हमने सामान बेचा 1 लाख का, एंड चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 5% ईच, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। यानी कि भैया उसमें से 40% पैसा हमको तुरंत रिसीव हो गया। तो मैंने कहा ठीक है भैया, पहले तो टोटल पैसा निकालेंगे। तो सबसे पहले तो सेल, और सेल क्या होता है भैया, क्रेडिट होता है ना, तो सेल वैल्यू हो गई 1 लाख। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा भैया जी, इन्होंने कहा सीजीएसटी एसजीएसटी 5% ईच, दोनों ही 5% ईच पे बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है भैया जी, प्लस
अब सेल के वक्त आप आउटपुट लगाते हो, सेल के वक्त आप आउटपुट लगाते हो, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अच्छा, एक और चीज देखनी पड़ेगी यार, यहाँ 5% ईच लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे तो यार देखो 5% यार 10, 0, 5, 12, 10% जैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 5% ईच तो अपन मान लेते हैं भैया, है ना। ठीक है जी, तो 5% ईच बोल रहे तो अपन मान लेते हैं कि 5% के हिसाब से सवाल चल रहा होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया जो रुपए चाहिए, 1,10,000 रुपए चाहिए हमें। अब सेल किया है तो यानी कि भैया जी ये मेरी इनकम है, तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। तो अब ये जो है ये आउटपुट हो गया, क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा ना। अगर मैं किसी सामान खरीद रहा हूं तो सेल्स करते वक्त सामान की कीमत प्लस जीएसटी एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही पे करने पड़ेंगे, तो ये दोनों ही मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। अभी मैंने पे जितना भी किया उसके हिसाब से बनेगा। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भैया जी 40% तो आपने तुरंत चेक से पे कर दिया, 40% तुरंत चेक से पे कर दिया, इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। तो अगर यहां पे इन्होंने कहा 40%, अब यहां आप में से कोई कंफ्यूज हो सकता है, भैया 40% चेक, आपने तो कहा था कि भैया यहां पे डील सारा क्या होता है भैया जी, बैंक से होता है या तो फिर कैश से होता है। तो भैया ये 40% अगर चेक कर रहे हैं तो बाकी 60% क्या है, कैश है क्या। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया नॉर्मली आप बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो, अगर कैश से होता तो वो अलग से आपको बताता कि इतना चेक से दिया, इतना कैश से दिया, और बाकी क्या है। तो अगर कभी भी अगर इंडिविजुअल बता रहा है, वो सिर्फ बैंक या कैश बता रहा है, तो बाकी जो हिस्सा है वो उधार माना जाता है। तो इसका मतलब अगर 40% वो आपको कैश से दे रहा है तो 60%, ये थोड़ा कलर हटा देता हूं मैं इसको, तो इसका मतलब भैया जो 60% है, जो आपका 60% है वो क्या है, ये हालांकि 11th में भी अप्लाई होता था तो आपको पता ही है, ये आपका उधार चलेगा। ठीक है जी, ये आपका उधार चलेगा। नाम आपको मोहित गिवर है, तो बस फिर अब इसका निकाल लेते हैं। तो भैया अगर मैं इसका 40% निकालूं तो इसका 40% कितना होता है, 44,000। तो 44,000 आपका बैंक से, यानी आपने सामान बेचा होगा। ठीक है जी, सामान बेचा होगा, तो सामने वाले ने आपको 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, तो 1,00,000 रुपए प्लस आपने कहा भाई जीएसटी भी दे दो, गवर्नमेंट को जमा करनी है, तो जीएसटी भी उसने दिया, तो इसमें उसने आपको बैंक से 44,000 रुपए दिए, तो यानी रिमेनिंग जो है 66,000 ये अभी भी उधार है। तो मोहित आपके लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। तो जो पैसा आपको मिला तो बैंक डेबिट, बैंक एसेट है बढ़ रहा है तो डेबिट, और मोहित आपके लिए डेटर बन गया तो ये भी डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, मोहित डेबिट 66, बैंक डेबिट 44, और सेल वैल्यू 1,00,000, आउटपुट सीजीएसटी 5,000 और आउटपुट एसजीएसटी 5,000। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई भैया। सेकंड चेक करेंगे थोड़ी देर में अपन, अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब बारी थर्ड एंट्री की है। तो लो भैया जी, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000, भैया गुड्स है 25,000 रुपए की। ठीक है, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने इसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। सच गुड्स आर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, भैया इसको जो आपने खरीदा था तो आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हमने 11th में भी किया हुआ है। जब भी आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो ड्रॉइंग्स डेबिट, विड्रॉवल वाला याद है ना, अगर विड्रॉवल का केस होता है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, तो यानी आप विड्रॉ कर रहे हो, है ना, चाहे गुड्स विड्रॉ करो चाहे कैश विड्रॉ करो, तो ड्रॉइंग्स आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है जी। 2, अब यहां पर अगर आपने गुड्स विड्रॉ किया है तो परचेज वर्ड यूज होता था, तो ये 11th का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने गुड्स विड्रॉ किया तो एक तरीके से जो आपने परचेज किया था उसी को तो कम कर रहे हो आप, है ना। तो आपकी नॉर्मल एंट्री क्या हो जाती थी, ड्रॉइंग्स टू परचेज। ठीक है जी, सेकंड के बाद थर्ड, नॉर्मल एंट्री आपकी हो जाती थी ड्रॉइंग्स टू परचेज। ठीक है, अब जितने का आप ड्रॉइंग्स कर रहे हो उसी के ऊपर आपको जो उस पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी वो भी हटेगा। ध्यान से समझना इस बात को, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी आपका हटेगा। अब भैया जी जो एंट्री होती थी वो ड्रॉइंग्स टू परचेज होती थी, तो आपने जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,00,000, ये आपके ड्रॉइंग्स में गए, सॉरी ये आपके परचेज में जाएंगे, है ना। आपने 1,00,000 रुपए का सामान हटाया, ठीक है जी, तो ये परचेज में, लेकिन ये जो परचेज है ये आपकी परचेज को माइनस करेगा, तो यहां पे परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा, यहां पे परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन इस परचेज पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगा है, तो जब ओनर परचेज के गुड्स ले जा रहा है तो वो साथ में परचेज के गुड्स के साथ साथ, परचेज के गुड के साथ साथ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी साथ लेकर जा रहा है, तो यानी कि आपकी परचेज कम हो रही है, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी हटेगी, तो इसीलिए परचेज आपका क्रेडिट। अब इस 1,00,000 के ऊपर कितना परसेंट वो कह रहा है, कितना परसेंट कह रहा है, 6% कह रहा है, तो 6,000 रुपए इनपुट सीजीएसटी, 6,000 रुपए इनपुट एसजीएसटी।
ठीक है, ये दोनों गए, तो ये जो टोटल हो गए ये दोनों ही और ऊपर वाला परचेस, ये हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। हो सकता है जिनको 11th का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा वो कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया अभी तक तो आप परचेज को डेबिट कर रहे थे, क्रेडिट क्यों कर रहे हो? जब मैं सामान खरीदता हूं तो परचेज डेबिट। अब मैं सामान खरीद नहीं रहा हूं, खरीद के रखा हुआ है, ओनर लेकर जा रहा है, तो जब ओनर लेकर जा रहा है तो नॉर्मली आप उसको ड्रॉइंग्स बोलते हो, तो ड्रॉइंग्स में सिर्फ उस सामान की कीमत थोड़ी होगी, उस पे लगने वाला सीजीएसटी एचजीएसटी भी तो गिना जाएगा, ये भी तो आप ओनर से ही माइनस करोगे। तो यानी कि ये जो टोटल आया आपका, ये जो टोटल आया 1,12,000, ये जो टोटल आया आपका 1,12,000, ये एक्चुअली में आपका ड्राइंग्स है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। एक मिनट, ड्राइंग्स 1,00,000 नहीं है, कितना है? अरे ओ, वैल्यू चेंज, ये 25,000 है, सॉरी। चलो अच्छा हुआ सही टाइम पे दिख गया। तो ये है 25,000 का ड्राइंग्स है, तो 25,000 पे 6%, 2 जीरो कट गए, 1,500 है ना, 25 इंटू 6 तो 2,500, 1,500, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28,000, यानी कि जो टोटल ड्राइंग्स है वो है 28,000, और ड्राइंग्स अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, तो ड्राइंग्स में आपके पास जाएगा डेबिट में 28,000। परचेज आपकी अब रिवर्स होगी, क्योंकि ये जो परचेज, अब ये परचेज नहीं है, ये ड्राइंग्स हो गई, ये ड्राइंग्स हो गई, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अच्छा भैया जी, ओके। लेकिन अब कई लोग ये सोचते हैं कि भैया अभी आपने ये आउटपुट सीजीएसटी एचजीएसटी क्रेडिट किया था क्योंकि आप इसको सेल कर रहे थे, तो अगर ये आउटपुट अगर क्रेडिट होता तो ये इनपुट क्रेडिट कैसे हो रहा है? तो ध्यान से समझिएगा, जब मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो उस पे गुड्स की वैल्यू का अमाउंट देता हूं, साथ में उस पे सीजीएसटी का भी अमाउंट पे करता हूं और एचजीएसटी का भी अमाउंट पे करता हूं, तो इसीलिए वो सब मेरे लिए डेबिट हो जाते हैं। लेकिन अब वो अमाउंट मेरे पास था, मेरे लिए था, एसेट साइड पे था, अब ये ओनर लेकर जा रहा है, तो ये सब ड्राइंग्स के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यानी कि ये सारी ही चीजें जो मेरे पास डेबिट बैलेंस थी, ये सब अब हट रही हैं, तो डेबिट कम हो रहा है, डेबिट बैलेंस कम हो रहा है। तो जब ये कम हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा ना। हम वो मैथ्स के में तो है नहीं कि माइनस माइनस कर देंगे, अगर मुझे डेबिट को कम करना है तो मैं क्रेडिट करूंगा, तो ये क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 28,000 से, परचेज आपका क्रेडिट होगा 25 से, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट 1,500 से, और इनपुट एचजीएसटी क्रेडिट 1,500 से। ठीक है, अब आती है बारी चौथे की एंट्री, फोर्थ एंट्री। फोर्थ क्या है भैया, मशीनरी परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री। ठीक है, मशीनरी परचेज की गई फ्रॉम मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री से, ब्राइट इंडस्ट्री से हमने मशीनरी परचेज कर ली। हमने कहा ठीक है भैया जी, कितने रुपए की? भैया 2,00,000 की मशीनरी परचेज की। मशीनरी मेरे लिए एसेट होता है, हाँ भैया जी, प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी 9% ईच, इस पे सीजीएसटी एचजीएसटी 9% ईच लगा दीजिए। ये कह रहे हैं भैया कि 1,00,000 रुपए इमीडिएटली पे करेंगे और बाकी पे करेंगे 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद पे करेंगे, तो भैया जी क्या यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है? 2 महीने पे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि एक बार ये पूछा गया है कि भैया जी ये 2 महीने बाद, क्योंकि बच्चों ने बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हम में से किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कई बार कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, हालांकि मोर कंफ्यूजन अच्छा है, कम से कम स्टडी करके आ रहा है, बिना स्टडी के कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन नहीं हो, तो फिर ऐसे ही मौज लेने के लिए लोग कुछ भी पूछते रहते हैं। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चों ने ना थोड़ा सा इसमें रटने वाला दिमाग हो जाता है कि भैया वो 2 महीने 3 महीने बाद तो अपन बिल के थ्रू पे करते, तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज का केस बनता है? नहीं सर, यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात कही, जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात नहीं करेगा, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल के बारे में बात नहीं करेगा, तब तक उसका केस नहीं बनता। उसने कहा कि भैया इसने 1,00,000 रुपए तो इमीडिएटली पे कर दिए, बाकी पैसे ये कह रहा है कि बाद में पे करूंगा, तो वो मेरे लिए उधार है। ठीक है, अब होगा क्या भैया, तो ये पॉइंट एकदम सेम हो गया। बस यहां ध्यान क्या रखना है, मशीनरी परचेज की गई है। क्या परचेज की गई? मशीनरी। याद रखेंगे, गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज वर्ड, गुड्स सेल किया जाता है तो सेल वर्ड, लेकिन किसी भी प्रकार का एसेट्स या गुड्स के अलावा जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको अगर परचेज सेल, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप प्रिंटिंग स्टेशनरी वर्ड यूज करते हो। ठीक है जी, ऐसे ही सेल कर रहे हो तो वही वर्ड यूज करते हो। तो अगर मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी वर्ड आएगा, मशीनरी सेल करोगे तो मशीनरी वर्ड आएगा, और फिर अगर सेल कर रहे हो तो पैसा मिलेगा तो आउटपुट, और परचेज करोगे तो इनपुट। अब हम यहां क्या कर रहे हैं भैया, परचेज कर रहे हैं, तो यानी कि मेरी मशीनरी की कीमत थी 2,00,000 रुपए, तो मैं यहां आऊंगा, ध्यान दीजिएगा, मशीनरी में मैं खरीद रहा हूं 2,00,000 रुपए का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लगने वाला है भैया, सीजीएसटी एचजीएसटी लगने वाला है, तो प्लस, अब मशीनरी में खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं तो इनपुट, तो प्लस 9% इनपुट सीजीएसटी प्लस
9% इनपुट SGST, ठीक है जी। तो इनपुट CGST इनपुट SGST 9% यानी 18,000, फिर इसका भी आ जाएगा 18,000। अब ये सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस हो जाएंगे। तो ये तीनों ही कहां जाएंगे, डेबिट साइड पर जाएंगे। अब इसका टोटल आएगा भैया, इसका टोटल आएगा, टोटल कितना आ गया, 2,36,000। अब इस 2,36,000 में से उसने कहा कि 1 लाख तो आप इमीडिएटली पे कर दे रहे हो चेक के थ्रू, तो यानी -1 लाख ये चला जाएगा बैंक से। अगर आपने इमीडिएटली पे किया है तो ये कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। और 1,36,000, 1,36,000, 1,36,000 ये आपका कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा किससे खरीदा है, जिससे खरीदा है उसका नाम है ना मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री। तो मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो जो आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, ठीक है जी, अमाउंट आ गया। फिर टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया, और बचा हुआ हमारे लिए क्रेडिटर अभी भी है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी GST की एंट्री। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको अपन क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो पहली एंट्री हमारी क्या थी, लिस्ट प्राइस थी, लेकिन ये लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट में इंक्लूड नहीं होती, तो इसको तो हटा दीजिए। हमारा सवाल यहां शुरू होता, परचेज डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST टू क्रेडिट में सोनू। तो ये देखिए परचेज, रेड कलर कर लेते हैं, परचेज डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST 270 16 20 16 20, ठीक है। टू सोनी सोनू 302 400 302 400, ये टोटलिंग अगर ऊपर नीचे हो तो देख लेना, ठीक है ना, ठीक है, ओके भैया जी। उसके बाद सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री यहाँ पे था ना, सेकंड यहाँ पे था सेकंड, ये रहा। तो ये तो क्रेडिट था बैंक, बैंक में मेरे पास 44 और मोहित के नाम पर 66 है ना। तो ये देखिए बैंक में 44, मोहित के नाम पर 66, दोनों डेबिट। फिर सेल मेरा 1 लाख से 5,000 5,000, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये रहा 1 लाख की सेल वैल्यू, आउटपुट, आउटपुट सेल के वक्त आउटपुट आ गया 1,10,000, इसमें 40% बैंक से पे किया और बाकी उधार है हमारे पास। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000। तो अपने पास एंट्री क्या हो रही है, परचेज क्रेडिट है, डेबिट यहां से है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट, टू परचेज, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, ये रहे अमाउंट। तो देख लीजिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 28,000 से, टू परचेज, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, परचेज 25 का था और ये इनपुट इनपुट। ध्यान रखिएगा परचेज रिटर्न का अगर केस होता है या ड्रॉइंग्स का ऐसा केस होता है तो जिसमें आपका सिर्फ सामान वापस नहीं जा रहा है, इनपुट उस पर लगने वाला GST भी जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST यहाँ आ सकता है। तो ऐसा मत रखना कि भैया क्रेडिट साइड पे अगर CGST SGST आ रहा है तो वो आउटपुट ही होगा, नहीं। अगर कोई डेबिट साइड का आइटम है रिवर्स हो रहा है तो ऑफकोर्स वो फिर क्रेडिट में भी इनपुट हो सकता है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ वाला मशीन परचेज है, कहाँ गया फोर्थ, ये रहा। तो मशीन डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST 18,18, फिर 1 लाख बैंक में और 136 मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज में। ये रहा मशीनरी 2 लाख, इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक टू ब्राइट इंडस्ट्री। तो ये हमारा GST हो गया, ठीक है जी। तो नॉर्मली GST आपको इतना ही है। तो ये हमारे पास काम खत्म हो गया, यानी कि जाके पहला चैप्टर खत्म हो रहा है और ये आपका एक होमवर्क का सवाल है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा कहा गया था कि ब्रिज कोर्स में 2 घंटे में आपको क्लास खत्म करनी है, बट मुझे लग रहा है कि यही शायद 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया है। तो अपन इसको 2 पार्ट में करेंगे, बाकी पार्ट बहुत इजी है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे लेजर ट्रायल बैलेंस वो मैं आपको इसी में दिखा के करा दूंगा, है ना, इसी में दिखा के करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस मुझे आपको बैंक के कराने थे, वो मैं जरा क्या बोलते हैं इस बार के पेपर के कराने थे, तो वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना, इसका पार्ट 2 अपन नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। पार्ट 1 कर लिया अपन ने, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो प्लीज़ आप इसको देखना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो अपने को करने थे। अब ये तो इसमें है नहीं, ये अभी आज अपन, ये रहा, देखो देख रहे हो 4 नंबर में आ रहा है आंसर। अब ये आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं क्यों क्वेश्चन पेपर का सवाल नहीं ला रहा, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अरे भैया बहुत सारे क्वेश्चन करा दो। यही आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करना, आपको नॉलेज लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, भैया पता है जब आप पढ़ाते हो ना तो सब बन जाता है, जब हम क्लास में करते हैं तो सब बन जाता है, एग्जाम में जाते हैं तो नहीं बनता, क्योंकि आपको एग्जाम पेपर को सॉल्व करने की हैबिट नहीं है। आपको यह है कि भैया ही सब कुछ क्लास में करा दें। अब भैया जब सब कुछ क्लास में करा रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, आप उस क्वेश्चन को रट रहे हो। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया, 4 नंबर में आया है ये, इसका आपको खुद सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे।
पहले लेक्चर में मैंने सब समझाया है, कहां से पेपर डाउनलोड होता है, कहां पर क्या है, कैसे है, क्या वेबसाइट है, सब दिखाया है। पहला वाला वीडियो आप देखिए, वहां से आप इसका सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहले इसको अनसॉल्व वे में सॉल्व करना है, पहले इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है जी, पहले इसको खुद से सॉल्व करना है, पहले इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, पहले इसको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, और ये आपको बिल्कुल बनेगा। अरे पहले आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है जी। 4 नंबर का सवाल है, 4 एंट्रीज हैं और लगभग ये सेम ही एंट्री है। अरे ये तो सेम ही सवाल छप गया है क्या? अरे ये तो सेम ही सवाल है, बस देखो ये 3 लाख की जगह 1.5 लाख है। अब ये देखो, आप कहते हो ना, मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको इसका कितना सही है यार, ये बहुत ही सही। अब ये देखो, ये मैं कहां से लाया था, मैं इसके अनसॉल्व से लाया था ये सवाल, कहां गया यार, हालांकि इसका सॉल्यूशन अवेलेबल था, बट मैं आपको यहां से लाया था। ये देखो, ये रहा सवाल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल है, ये इंस्टीट्यूट का। 5 जनरल एंट्री, परचेज सोनू 3 लाख रुपए, ये मोहित गुड्स कॉस्टिंग और मशीनरी परचेज फ्रॉम ब्राइट इंडस्ट्री। अब आप इसका ये देखिए, जून 2024 ऑथोराइज्ड पेपर है भैया, मैं अपने मन से नहीं लाया, ये देखो आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए सोनू बस यहाँ पे 3 लाख की जगह क्या कर दिया, 1.5 लाख कर दिया। मोहित में 1 लाख की जगह क्या कर दिया, 50,000 कर दिया। ड्राइंग्स में वही रखा है 25,000, वही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट इंडस्ट्री में भी वही रखा हुआ है, यानी थर्ड और फोर्थ एंट्री डिट टू डिट है, फर्स्ट और सेकंड एंट्री है डिट टू डिट, बस उसमें क्या है, भैया जी क्या है, अमाउंट को थोड़ा आधा कर दिया, समझ रहे हो आप। तो सीए भी क्या कहोगे आप, सीए का फाउंडेशन लेवल तो हलवा है ना भैया, कॉम्बिनेंस का जलवा है ना भैया। उम्मीद है कमेंट में आप ये लिख दोगे हैशटैग, ठीक है जी, ये लीजिए, मतलब हाई फाई। तो ये हो गया, तो आज हमने जो कवर किया वो इसमें कवर हो जाएगा, और शायद जनरल एंट्री से रिलेटेड है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसका जरा जनरल एंट्री से रिलेटेड देख लेता हूं। जनरल एंट्री से रिलेटेड, जनरल एंट्री से रिलेटेड शायद यही एंट्री है, तो इसके बाद नहीं है, हाँ ठीक है, तो इसके बाद नहीं है। तो ऐसे ही अपन एक एक चैप्टर करते जाएंगे और मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता जाऊंगा। कोशिश ये करना कि जैसे जैसे हम कराएं वैसे वैसे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। हालांकि आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मैंने आपको सब सिखा रखा है कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ से होनी है ना। अभी कैश बुक भी कराना था, अब आज अपना ये तो बीआरएस का है, बीआरएस तो बाद में होगा। कैश बुक की इस बार कैश बुक का सवाल नहीं आया क्या? चलिए, तो यहां से आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। कोशिश कीजिए कि पहले आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद चीज़ों को करें, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप चीज़ों को करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार थ्योरी पढ़ के मैंने इसको पूरा किया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया भी है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और कोई क्वेश्चन अभी है नहीं, चलिए, तो और भी चैप्टर्स अपन करेंगे धीरे धीरे, तो वो सारे होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आज वाले में ये भी था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आज वाले में था, लेकिन वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो कोशिश करेंगे कि पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है एमसीक्यू में। अब बहुत सारी स्लाइड्स में लेकर आया था, तो ये तो मैं अभी डिलीट करवा दूंगा भैया से बोलकर, तो अपन सीधा फाइनल में चलते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी अपन करेंगे अगले पार्ट में। और मैं आपको दिखा रहा हूं 4 नंबर का सवाल डिट टू डिट आ गया है, तो बड़े आराम से हो जाएंगी चीजें, बस आपको भरोसा रखना है। जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा है वही है, बस थोड़ा बहुत एडवांस्ड होगा, थोड़ा बहुत कुछ नया होगा, है ना। जैसे वहां पे अपन कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स करते थे, यहां पे हम बैंक से रिलेटेड कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बस ध्यान रखनी है। तो मैदान जंग कैसा भी हो, अगर कॉमियंस वहां है तो जलवा उन्हीं का होगा, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए बाकी चैप्टर्स में अगले पार्ट में ले आता हूं, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं, और लास्ट में हम हमारे प्यारे कमेंट से कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग अ स्टार्स, फॉर बीइंग अ चैंप्स, फॉर बीइंग अ चैंप्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है क्या, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाते रहिए, इस तरीके से जीवन जीते जाइए कि मजा आ जाए, जो भी आपसे मिले कहे वाह यार क्या बात है, ठीक है। चलो, तो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।